फिजिक्स में सबसे स्कोरिंग चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेडब्ल्यू मींस नीट एंड बिटसैट। ये तीनों एग्जाम में सबसे स्कोरिंग चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट। गाइस यहाँ पे जो फर्स्ट कंसेप्ट है उसको हम ग्राफिकली समझने का ट्राई करेंगे। गाइस लेट्स से वी हैव टू एटम्स और टू मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड। तो ये जो टू एटम्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो गाइस क्या होता है व्हेन टू एटम्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू एटम्स। तो ये दोनों एटम्स आपस में अट्रैक्ट क्यों करेंगे? बिकॉज गाइस इसके अंदर जो पॉजिटिव न्यूक्लियस होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा और इसके अंदर एक इंड्यूस्ड डाइपोल बनाएगा। एंड सिमिलरली इसके अंदर जो प्रोटॉन होगा या फिर जो न्यूक्लियस होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करके उसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल बनाएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को अटैच होकर रहते हैं। इसीलिए गाइस सॉलिड्स का शेप चेंज नहीं होता। गाइस देखो लिक्विड्स का शेप चेंज होता रहता है पर सॉलिड्स का शेप क्यों नहीं चेंज होता? बिकॉज इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है? सपोज ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसका कुछ तो न्यूक्लियस होगा। वो न्यूक्लियस इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डिस्टॉर्ट कर देगा, जिससे फिर क्या होगा यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज थोड़ा लेफ्ट की तरफ आ जाएगा एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज राइट की तरफ आ जाएगा। तो बेसिकली देयर इज इंड्यूस्ड डाइपोल वाला कंसेप्ट। ये इतना डीप में समझने की जरूरत नहीं है पर मैं बता रहा हूं सो दैट एवरीवन इज कॉन्फिडेंट। तो अगर हमने इसको अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस r। तो दिस इज डिस्टेंस r बिटवीन द टू एटम्स एंड ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वर्सेस r। तो ये ग्राफ में गाइस आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो लोकेशन है इस लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। एंड गाइस जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है यानी कि ये लोकेशन, इस लोकेशन पे फोर्स बिटवीन द एटम्स विल बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि गाइस क्या होता है फोर्स इज गिवन बाय माइनस डी यू बाई डी आर। मैं यहाँ पे एक्चुअली लिख देता हूं कि फोर्स इज गिवन बाय माइनस डी यू बाई डी आर। गाइस ये हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में देखा था कि फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये सब लोग याद कर लो, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो डी यू बाई डी आर क्या होगा? इट विल बी स्लोप ऑफ द ग्राफ। हम सबको पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है यारो? डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द ग्राफ अगर आप लेते हो इस लोकेशन पे तो इस लोकेशन पे tangent will become horizontal, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज जीरो। तो क्योंकि इस लोकेशन पे स्लोप ऑफ द ग्राफ इज जीरो तो ये जीरो हो गया तो फोर्स विल बिकम जीरो। तो दिस इज दैट लोकेशन यानी r नॉट इज द डिस्टेंस वेयर द फोर्स बिटवीन द टू एटम्स इज जीरो। फिर ये लोकेशन क्या है? दिस इज दैट रीजन वेयर देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स एंड दिस इज द रीजन where there is repulsion between the atoms। तो एकदम ही अगर मैं आपको इजी करके दूं ना, अगर आपके पास टू एटम्स हैं एंड उनके बीच में डिस्टेंस r है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल। पर अगर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाए, बहुत ज्यादा नजदीक, तो फिर एक्चुअली अब अट्रैक्शन नहीं होगा, अब इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। रीजन क्या है? दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ओवरलैप अगर हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन चालू हो जाता है। इसीलिए गाइस क्या होता है जब दो एटम्स सॉलिड में होते हैं तो दे आर मोस्टली इन दिस रीजन। व्हाई आर दे इन दिस रीजन? बिकॉज इस रीजन में अट्रैक्शन है। अच्छा ये लोकेशन क्या है जहां पे फोर्स ऑन द एटम्स इज जीरो एंड गाइस ये लोकेशन क्या है जहां पे देयर इज रिपल्शन बिटवीन द एटम्स। तो यहाँ पे होगा अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, यहाँ होगा रिपल्शन बिटवीन एटम्स और ये वो लोकेशन है जहां पे फोर्स बिटवीन द एटम्स इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा कंसेप्ट है और ये ब्यूटीफुली हमने इसको सीखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट पूरे चैप्टर में आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इस कंसेप्ट पे है, पर मैं क्योंकि वैसा अप्रोच रखना चाहता हूं कि हम लोग पूरा बेसिक से करें इसीलिए मैंने आपको ये सिखाया। क्या ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है जो मैंने आपको सिखाया? यस। हाँ इस पे क्वेश्चन नहीं आता पर अगर आप ये सीख लो तो आप एक बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो। बिकॉज
सिविल इंजीनियरिंग में जो पहला कंसेप्ट मेरे को सिखाया था इन बिट्स पिलानी, वो यही वाला कंसेप्ट था, और ये एनसीईआरटी में भी है इन 11th स्टैंडर्ड। तो एक बार गाइस आपको समरी देता हूं। व्हेन देयर आर टू एटम्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, इनका आपस में अट्रैक्शन होगा, पर अगर ये बहुत नजदीक आ जाए तो इनके बीच में अब रिपल्शन हो जाता है। दोनों का रीजन बताता हूं। इन दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्शन क्यों होगा? 2 वर्ड आंसर याद रखो, इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब इसका जो प्रोटॉन है वो इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस कर देगा, जिसके वजह से दोनों के बीच में अट्रैक्शन चालू हो जाएगा। अब जब दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आते हैं तो रिपल्शन क्यों हो जाता है? बिकॉज दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में रिपेल करना चालू करते हैं। सो अगर दो एटम्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस r है तो मोस्टली अट्रैक्शन होगा, बट इफ दे कम टू क्लोज तो रिपल्शन होगा। और बीच में एक जगह आएगा यहाँ पे जहां पे फोर्स बिटवीन द एटम्स इज 0 एंड दिस इज द लोकेशन वेयर potential energy is minimum. Why? Because force is given by minus du by dr. So basically derivative of potential energy with r, यही होगा slope of the graph. And अगर आप इस लोकेशन पे slope of the graph बनाओगे तो tangent बनाओ, tangent is horizontal, तो यहाँ पे slope of the graph is 0 and इसीलिए students इस लोकेशन पे force 0 आता है। और ये वो रीजन है जहां पे there is attraction between the atoms, ये वो रीजन है जहां पे there is रिपल्शन बिटवीन द एटम्स। ये हमारा कंसेप्ट है एंड दिस कंप्लीट्स पॉइंट नंबर 1। आप लोग अपने बुक्स में मेरे साथ नोट डाउन करो। पॉइंट नंबर 1 हेडिंग लिखो, इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पॉइंट सीखा है इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इसको समझने का बेस्ट मेथड क्या है? ग्राफ को एनालाइज करना। तो सब लोग मेरे साथ यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेना। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। सो वो ग्राफ अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पे एक लोकेशन मार्क करना है, दैट लोकेशन इज डिस्टेंस r0 बिटवीन द एटम्स एंड दिस इज द लोकेशन गाइस वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अब गाइस आप यहाँ पे बहुत अच्छे से मार्क कर लो कि ये जो रीजन है जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, दिस रिप्रेजेंट्स द रीजन वेयर देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। तो यहाँ पे आप लिख देना, दिस इज द रीजन वेयर देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड। एंड इसका रीजन भी लिख दो, द रीजन फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज इंड्यूस्ड डाइपोल। तो सब लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, induced dipole is the major reason। लेकिन गाइस ये येलो कलर का जो रीजन है इसके जस्ट लेफ्ट में एक रीजन है जो R0 से पहले आता है। इस रीजन को मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं। गाइस ये वो रीजन है जहां पे देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द एटम्स। तो अगर आपको किसी ने जॉब इंटरव्यू में फ्यूचर में पूछ लिया, अगर आप एक मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर हो, तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जॉब इंटरव्यूज में। वो पूछेंगे कि एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है। आपको आंसर करना है देयर इज बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। देयर इज अट्रैक्शन व्हेन वी आर क्लोज टू ईच अदर, बट व्हेन वी आर टू क्लोज टू ईच अदर तब रिपल्शन हो जाएगा। यानी कि गाइस एटम्स की बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस रीजन में आ जाएगा रिपल्शन बिकॉज द एटम्स आर टू क्लोज टू ईच अदर। और यहाँ पे रीजन क्या होगा गाइस? रीजन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन। तो हमने बहुत अच्छे से ग्राफ के थ्रू सॉलिड्स के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे होता है वो समझ लिया। और गाइस यहाँ पे इसको समराइज करने के लिए आप यहाँ पे ये भी लिख दो, फोर्स इज गिवन बाय माइनस du बाय dr, और यहाँ बॉक्स बना दो। अब स्टूडेंट्स एक और पर्सपेक्टिव आप सब लोग स्क्रीन पे देखना, ये वाले लोकेशन में स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज इस लोकेशन में ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। तो क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो ये du बाई dr पॉजिटिव होगा, पर बाहर माइनस साइन है तो ओवरऑल फोर्स नेगेटिव आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स इस लोकेशन में फोर्स नेगेटिव है, और जब फोर्स नेगेटिव होता है तो उसको हम अट्रैक्शन बोलेंगे। जिन लोगों ने मिस कर दिया एक बार वापस से देखना स्क्रीन पे, क्योंकि मैं सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राफ भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वाले लोकेशन में स्लोप नेगेटिव है। गाइस देखो ये वाले लोकेशन में ग्राफ नीचे आ रहा है तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है।
तो क्योंकि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है तो du बाई डी आर नेगेटिव हो गया, पर बाहर भी माइनस साइन है, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। तो अगर फोर्स पॉजिटिव आ गया तो ध्यान रखना, अगर फोर्स पॉजिटिव आ गया तो आप इस रीजन में हो, मतलब रिपल्शन, और अगर फोर्स नेगेटिव आ गया तो आप इस रीजन में हो, मतलब अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम वो भी चीज गाइस मेंशन कर लेते हैं कि जहां पे आपने अट्रैक्शन लिखा है वहां पे आप लिख देना कि फोर्स विल बी नेगेटिव, एंड गाइस जहां पे आपने रिपल्शन लिखा है वहां लिख देना फोर्स विल बी पॉजिटिव। एंड गाइस एक काम कर लेते हैं, हम है ना फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का भी ग्राफ बना लेते हैं। तो फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा, मेरे साथ ड्रॉ करना। आपने पहले ये लिख दिया गाइस, अट्रैक्शन के यहाँ पे फोर्स नेगेटिव एंड रिपल्शन के यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ग्राफ बना देंगे फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का। So this is the graph of force versus distance between atoms. And guys, ये भी ग्राफ आपको दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा. This graph would look something like this. Okay. And guys, प्लीज यहाँ पे नोटिस करना, this is the location R0. आप प्लीज समझना R0 कौन सा लोकेशन होता है। R0 is the location where potential energy was minimum. And जहां potential energy minimum थी वहां पे फोर्स जीरो है। तो यहाँ पे फोर्स जीरो है, और गाइस चाहो तो फिर से यहाँ पे आप मार्क कर लेना कि ये वाला जो रीजन है जहां पे फोर्स नेगेटिव है, ये रीजन सब लोग मार्क कर देना, दिस इज अट्रैक्शन वाला रीजन, दिस इज द रीजन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एंड गाइस इसके लेफ्ट में जो रीजन है जहां पे फोर्स पॉजिटिव है, जिसको मैं रेड कलर से मार्क करता हूं, इस वाले रीजन में रिपल्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स इज पॉजिटिव बिटवीन द टू एटम्स। तो गाइस देखो, कंसेप्चुअली करना बहुत जरूरी है चैप्टर को, ऑल्दो इसके ऊपर एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर हमने इसमें कितने ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स कवर करे। पहला हमने ये कवर करा कि व्हेन एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग, बट व्हेन दे कम टू क्लोज टू ईच अदर दे विल स्टार्ट रिपेलिंग, एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड विद दिस ग्राफ। द लोकेशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, this is the location where force between the atoms is equal to 0. This is the location where there is attraction between atoms. This is the location where there is repulsion between atoms. And this can also be understood through the graph of force versus distance. This is that location where force is 0. मतलब guys ये वो location है जहां पे potential energy minimum था. This is that location where force is negative. Guys देखो, ये वाला part of graph is below the x-axis. तो यहाँ पे फोर्स नेगेटिव है, तो जब फोर्स नेगेटिव है, सब लोग अच्छे से देखना, जब भी फोर्स नेगेटिव है तब अट्रैक्शन होगा। फिर से लिख दो, whenever force is negative between atoms there is attraction, and whenever force is positive between atoms you have repulsion। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से समराइज कर लिया। अब गाइस ये जो ग्राफ है ऑफ फोर्स वर्सेस आर, इसका इक्वेशन भी है, और ये इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है, तो इसका गाइस कोई प्रूफ आपको ऑनलाइन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इट हैज बीन फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस ग्राफ इज गिवन बाय -a/r⁻⁷ प्लस b/r⁹ और गाइस इसको बॉक्स बना दो। एंड गाइस अभी हम पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे, और पॉइंट नंबर 2 से ही चैप्टर ऑफिशियली स्टार्ट होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो पॉइंट नंबर 2 के बाद चालू होगा। This is a very simple concept to understand. What I'm trying to put across to all of you is, जैसे सब लोग स्क्रीन पे देखना, अगर एटम्स एक दूसरे के बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक है, तो ये वाला टर्म ज्यादा बड़ा होगा। तो क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म ज्यादा बड़ा है तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब रिपल्शन। और अगर एटम्स बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है, they are close but they are not too close, इन दैट केस ये वाला टर्म ज्यादा बड़ा होगा, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ जाएगा। एंड इफ द ओवरऑल आंसर इज नेगेटिव देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। वापस से एक बार बोलता हूं, इफ द एटम्स आर टू क्लोज टू ईच अदर देन दिस टर्म विल बी ग्रेटर, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब रिपल्शन। बट इफ द एटम्स आर क्लोज बट नॉट टू क्लोज देन दिस टर्म विल बी ग्रेटर, इन दैट केस ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ जाएगा, मतलब अट्रैक्शन। गाइस ये बहुत अच्छे से मैंने 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको बताया। पहला पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा फोर्स और आर का ग्राफ, और तीसरा इक्वेशन। आपको तीनों में से कोई तो एक पर्सपेक्टिव सीखना है। लेट्स से गाइस आपको समझ में आया है कि नहीं, तो हम लोग है ना एक सिंपल इंटरेक्शन करते हैं। पूरा क्लास मेरे साथ में इंटरेक्शन करना। दिस इज द रीजन दैट रिप्रेजेंट्स अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द एटम्स। दिस इज द रीजन दैट रिप्रेजेंट्स
Amazing. And this is the region that represents repulsion. And this is the location where force between the atoms will become equal to zero. Tell me the relation between force and potential energy. Force is equal to, आपको equation बताना है. Force is equal to what is du by dr? It is nothing but dash of this graph. Du by dr is nothing but the slope. तो इट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. तो यहाँ पे देखना स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है. एंड अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, पर बाहर माइनस साइन है, तो इस रीजन में फोर्स नेगेटिव आएगा. गाइस अभी आपसे सेकंड पर्सपेक्टिव के हिसाब से पूछ रहा हूँ. इफ द फोर्स इज नेगेटिव बिटवीन एटम्स then there is attraction or repulsion. याद करके बताओ. if the force is negative between atoms then there is attraction, and if the force is positive between atoms then there is repulsion. अब guys देखो, आपको है ना conceptually एक और चीज बतानी. this is not an easy interaction, पर आप ट्राई करना. if the atoms come too close to each other then there will be attraction or repulsion. सोच के बताओ, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो बता दोगे. when the atoms come too close to each other then there is repulsion. In that case, which term will be greater? आप सोच के बताओ. minus a upon r raised to 7 or b upon r raised to 9. Which term will be greater when the atoms are too close to each other? The correct answer is b upon r. मतलब ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आ जाएगा और वो रिपल्शन हो जाएगा. But when the atoms are close but not too close, then in that case this term will be greater, and in that case overall answer will be negative, and therefore there will be attraction between the atoms or molecules. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट नंबर 1 चैप्टर का समझ में आ गया तो यस लिखो. अब पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं और यहीं से गाइस हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग भी स्टार्ट करेंगे. तो गाइस नाउ वी हैव अंडरस्टूड हाउ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बिहेव इन अ सॉलिड. पॉइंट नंबर 2 का हेडिंग लिख दो, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी. ओके, अब स्टूडेंट्स सब लोग स्क्रीन पे देखना, आपको आराम से समझ में आएगा. और ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, तो यहाँ पे कुछ कॉपी मत करना क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से नोट्स परफेक्टली बना के दूंगा. आपको अभी समझने पे फोकस करना है. गाइस लेट्स से मेरे पास एक रबर बैंड है. दिस इज अ रबर बैंड. एंड लेट्स से मेरे पास एक स्टील रॉड है. अब गाइस थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव फील होगा आपको. आपने बचपन से जो सुना है उसका एग्जैक्टली अपोजिट आंसर है. अगर मैंने आपको अभी पूछ लिया कि हु इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए स्टील. अपने को एक्चुअली बचपन से जो सिखाया है उससे हमें ऐसा फील होता है कि हाँ रबर ज्यादा इलास्टिक होगा. पर गाइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है फिजिक्स में सुनना. इलास्टिसिटी की डेफिनेशन ये नहीं है कि ये कितना ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा. सपोज मैंने दोनों तरफ फोर्स लगाया तो क्या रबर बहुत ज्यादा एलोंगेट हो जाएगा? यस. पर ये इलास्टिसिटी की डेफिनेशन नहीं है. स्कूल में गलत सिखाते हैं या फिर बाय चांस उन्होंने जिस तरह पोर्ट्रे किया है हमने गलत समझा है. हमें क्या लगता है कि रबर बहुत ज्यादा एलोंगेट हो जाता है तो रबर बहुत इलास्टिक है. नहीं गाइस, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है कि कौन अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड. ये मैंने फोर्स लगाया दोनों तरफ. अब गाइस अगर मैंने फोर्स को रिमूव कर दिया तो कौन अपने ओरिजिनल शेप में ज्यादा इजीली आ जाएगा? वो ज्यादा इलास्टिक है. अब बोलोगे सर रबर बैंड में अगर हमने फोर्स निकाल दिया तो वो वापस आ जाता है सर ओरिजिनल शेप में. यू आर राइट. पर स्टील जो है वो और ज्यादा इजीली आ जाता है अपने ओरिजिनल शेप में. रीजन क्या है? जब तुम स्टील को दोनों तरफ फोर्स लगाओगे तो स्टील इतना ज्यादा एलोंगेट ही नहीं होगा. स्टील बहुत कम एलोंगेट होगा. तो क्योंकि स्टील बहुत कम एलोंगेट हुआ तो उसको वापस ओरिजिनल शेप में आना बहुत इजी है. गाइस कौन ओरिजिनल शेप में बहुत इजीली आ जाता है? स्टील. रबर भी ओरिजिनल शेप में आ जाता है गाइस. अगर आपने फोर्स निकाल दिया, ये फोर्स आपने लगाया है, फोर्स आपने निकाल दिया तो वापस रबर ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. पर स्टील ज्यादा इजीली आएगा. तो अगर मैं आपको एक सिंपल थंब रूल बता दूं ना, जो ऑब्जेक्ट कम एलोंगेट होता है विद सेम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो वाला ज्यादा इलास्टिक होता है. तो स्कूल के हिसाब से हम देखें या फिर हमने जो आज तक सीखा उसके हिसाब से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक होगा. नहीं गाइस, स्टील इज मोर इलास्टिक. तो इलास्टिसिटी क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी of coming back to original shape when the force is removed. तो लिखो guys, elasticity is the property of regaining original shape. Elasticity is the property of
regaining original shape when force is removed. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्या समझना है कि जो ज्यादा इजीली बड़ा हो रहा है वो इलास्टिक नहीं है, जो ज्यादा इजीली एलोंगेट हो रहा है वो ज्यादा इलास्टिक नहीं है. इनफैक्ट जो कम डिफॉर्म हो रहा है, जो कम एलोंगेट हो रहा है वो ज्यादा इलास्टिक होता है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिगेनिंग ओरिजिनल शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड. व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड. कैसे हो गया, आप इलास्टिसिटी समझ गए. ओके, अब गए समझते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होता है. और प्लास्टिसिटी भी बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है. गाइस अभी क्या होता है, कुछ कुछ मटेरियल्स के ऊपर आपने अगर फोर्स लगाया तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है. जैसे गाइस देखो, अगर आप पॉलीथीन बैग को देखो, पॉलीथीन बैग को अगर आपने फोर्स लगा के एक्सटेंड किया तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है. तो जो भी चीज परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक. देखो गाइस, जो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए उसको बोलेंगे इलास्टिक, और जो ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए उसको बोलेंगे प्लास्टिक. अब जैसे आपको एक मस्त चीज बताता हूं, जब मैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग कर रहा था, हमारे बिल्डिंग में स्टील रॉड्स होते हैं. तो मुझे पता है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में डिजाइन कैसे करना है. मुझे डिजाइन हमेशा ऐसे करना है बिल्डिंग का कि जो स्टील के रॉड्स हैं वो इलास्टिक रीजन से निकल के प्लास्टिक रीजन में आ जाए. तो प्लास्टिक रीजन में आने से फायदा क्या होगा, वो स्टील रॉड्स जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएंगे. और अगर वो स्टील रॉड्स परमानेंटली डिफॉर्म हो गए तो जो अर्थक्वेक की एनर्जी है वो यूज हो गई. वो किस में यूज हो गई, स्टील को डिफॉर्म करने में. अब इसीलिए फिर बिल्डिंग सरवाइव कर पाएगी. हाँ, मेरे बिल्डिंग का शेप चेंज हो जाएगा पर चलेगा गाइस, बिकॉज किसी भी लोकेशन पे अगर अर्थक्वेक आता है तो वापस उस लोकेशन पे मैसिव अर्थक्वेक 40-50 इयर्स के बाद में ही आता है. तो मैं बिल्डिंग को वापस से रीडिजाइन कर दूंगा. प्रॉब्लम क्या होता है, जिन्होंने अर्थक्वेक इंजीनियरिंग नहीं सीखा है वो लोग ऐसा बिल्डिंग डिजाइन करते हैं जिसमें स्टील जो है वो इलास्टिक रीजन में ही रहता है. और अगर स्टील इलास्टिक रीजन में रहा तो उस केस में क्या होता है, एनर्जी डिसिपेट हुई नहीं. तो फिर इसका मतलब अर्थक्वेक की एनर्जी अभी बिल्डिंग में ही ऑसिलेट कर रही है. तो बिल्डिंग एक पॉइंट के बाद वो एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाएगा और बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी. गाइस मुझे चलेगा अगर बिल्डिंग का शेप चेंज हो गया, चलेगा बिल्डिंग अगर टिल्ट भी हो गई, पर मुझे बिल्डिंग को गिरने नहीं देना है. बिकॉज अगर बिल्डिंग गिर गई तो देयर विल बी लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ. गाइस क्या होता है, देखो बिल्डिंग को तुम वापस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ह्यूमंस को तुम वापस नहीं ला सकते. इसीलिए एज एन अर्थक्वेक इंजीनियर मुझे पता है क्या करना था, ऐसा बिल्डिंग डिजाइन करना है कि जो स्टील के रॉड्स हैं वो इलास्टिक रीजन से निकल के कौन से रीजन में चले जाए, प्लास्टिक, ताकि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए. और वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो अर्थक्वेक की एनर्जी यूज हो गई स्टील को डिफॉर्म करने में, तो मेरी एनर्जी डिसिपेट हो गई. तो अब मेरी बिल्डिंग सेफ है. पर ये इतना डिफिकल्ट होता है, इतना ट्रिकी होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा प्लास्टिक रीजन में लेके चले गए तो एक पॉइंट के बाद वो स्टील का रॉड ब्रेक हो जाएगा. और अगर वो स्टील का रॉड ब्रेक हो गया तो फिर तो वो बिल्डिंग वैसे भी गिरने वाली है. तो इसका मतलब गाइस क्या है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग इज द आर्ट of going from elastic to plastic, but making sure that the rod does not break. And this is a beautiful way of understanding कि elasticity और plasticity में difference क्या होता है. तो elasticity is the property of regaining original shape when force is removed. और सब लोग अभी यहाँ लिखो, plasticity is the property of permanent deformation. Plasticity is the property of, online students, permanent deformation when force is applied. इसमें गाइस परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप जो है वो वापस कभी रीगेन नहीं करेगा. सो प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड रिमूव्ड. व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड फिर उसके बाद आप उसको रिमूव करोगे तो भी परमानेंट डिफॉर्मेशन रहेगा. तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड रिमूव्ड. एंड नाउ गाइस वी आर रेडी टू स्टार्ट सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. हम अभी ऐसा अप्रोच रख रहे हैं फ्रॉम द लास्ट चैप्टर कि हम इमीडिएटली कंसेप्ट के बाद उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं. ओके, तो गाइस देखो यहाँ पे इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन दिया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, नोट्स में भी लिखा. लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. एंड गाइस दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2024. तो आपको रियलाइज होगा कि कितने इजी वाले क्वेश्चन भी आते हैं इस चैप्टर में. रेहान प्लीज मेरे लिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना. Labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion.
The property of body by virtue of which it tends to regain its original shape when the external force is removed is elasticity. Reason: the restoring forces depends upon the bonded interatomic and intermolecular force of solid. गाइस देखो असर्शन में उन्होंने क्या दिया है, द प्रॉपर्टी बाय विच द ऑब्जेक्ट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड इज इलास्टिसिटी. बराबर है, यही इलास्टिसिटी का डेफिनेशन है. तो असर्शन करेक्ट है. और रीजन में क्या दिया है कि रिस्टोरिंग फोर्स बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज द रीजन फॉर दिस. बराबर है, बिकॉज मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था थ्रू दिस ग्राफ कि इस रीजन में गाइस क्या होता है, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स. तो बिकॉज यहाँ पे देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, तो एटम्स एक दूसरे को नजदीक लाने का ट्राई करते हैं और इसीलिए रिस्टोरिंग फोर्स आता है. और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही आपका इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी आता है. तो बेसिकली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो गाइस यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा. आप सीधा लिखो क्वेश्चन नंबर 1 और सीधा आंसर लिखो. आप लिखो रिस्टोरिंग फोर्स बिटवीन एटम्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी लिखना रिस्टोरिंग फोर्स बिटवीन एटम्स इज द रीजन फॉर इलास्टिसिटी. ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिस्टोरिंग फोर्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी लिख दो, क्योंकि एक सॉलिड के अंदर एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. तो रिस्टोरिंग फोर्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज द प्रॉपर रीजन फॉर इलास्टिसिटी. और इलास्टिसिटी का जो डेफिनेशन है वो तो हमने ऊपर लिख ही दिया है, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2024. तो आई होप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि हाँ यार थ्योरी करके इमीडिएटली क्वेश्चन करने में समझ में आता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं. तो दिस कंप्लीट्स पॉइंट नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1. अब गाइस पॉइंट नंबर 3 पे जाते हैं. यहां तक आपको क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो यस लिख देना. अब पॉइंट नंबर 3 करते हैं ऑफ दिस चैप्टर. अब गाइस प्लीज स्क्रीन पे देखना और मेरे साथ साथ आप लिख भी सकते हो. पॉइंट नंबर 3 क्या है चैप्टर का, इट इज अबाउट स्ट्रेस. तो गाइस व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस इन सॉलिड्स. स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. तो सब लोग लिख देना स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया. एंड गाइस व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्ट्रेस. तो ऑब्वियसली गाइस द यूनिट ऑफ स्ट्रेस विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब गाइस थोड़ा अच्छे से सुनना, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर किया है, उसमें हमने क्या देखा था कि गैसेस में प्रेशर होता है. अच्छा प्रेशर भी तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. इसका मतलब गाइस जो स्ट्रेस है इट इज लाइक प्रेशर. प्रेशर इज फॉर गैसेस एंड स्ट्रेस इज फॉर सॉलिड्स. बस यही फर्क है, हम सॉलिड्स के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे एंड गैसेस के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर गैसेस का खुद का प्रेशर होगा और सॉलिड्स के अंदर इंटरनल स्ट्रेस होगा. तो स्ट्रेस इज इक्वल टू गाइस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. लेट्स लुक एट एन इजी एग्जांपल. ये भी हमारे नोट्स में रहने दो सो दैट यू आर मोर कॉन्फिडेंट. सपोज मेरे पास एक रॉड है, सब लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेना. दिस इज अ रॉड एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई फोर्स फ्रॉम बोथ साइड्स ताकि इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाए. तो सब लोग यहाँ पे मार्क कर देना आई एम गोइंग टू अप्लाई फोर्स ऑन बोथ साइड्स. एंड इस फोर्स की जो वैल्यू है यू कैन टेक दिस वैल्यू एज 154 न्यूटन्स. अच्छा गाइस मैं 154 नंबर क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मैं नंबर्स ऐसे लेने वाला हूँ कि वो 154 कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द रॉड ऑन बोथ साइड्स व्हिच इज 154 न्यूटन्स. एंड गाइस ये क्योंकि सिलेंड्रिकल रॉड है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होगा, तो ये सर्कल का रेडियस होना चाहिए. तो यहाँ लिख देना लेट्स से द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. तो 7 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 7 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स. दिस इज द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर. अब मुझे क्या निकालना है गाइस, मुझे निकालना है स्ट्रेस. व्हाट इज स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेस के लिए गाइस सिंबल है सिग्मा, तो आप लिखो सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया. अब यारो फोर्स कितना है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फोर्स इज 154 न्यूटन्स. एंड गाइस व्हाट इज एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर. गाइस ये चीज मेरे को आपको सिखानी थी कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है. तो बेसिकली स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर से बोलता हूँ गाइस, गैसेस में होता है प्रेशर और सॉलिड्स में होता है स्ट्रेस. अब ये स्ट्रेस भी गाइस अलग अलग टाइप का होता है, हम अभी जनरल डेफिनेशन देख रहे हैं. जनरल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस ऑफ ऑल टाइप्स इज गिवन बाय force upon area. What is the force applied here, 154 newtons.
एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन? गाइस ये एरिया आपको लेना है, जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो वो वाले फेस का एरिया लेना है। तो दिस इज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो एरिया कितना हो जाएगा यारो? पाई आर स्क्वायर। तो मैंने लिखा है फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया के जगह लिखा है पाई आर स्क्वायर, और फोर्स है 154। तो अभी आप लिखते जाना 154 अपॉन पाई की वैल्यू लिख दो 22/7, आर स्क्वायर में लिख दो 7 × 7 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि गाइस आर का वैल्यू था 7 × 10⁻⁻², तो आर स्क्वायर हो जाएगा 7 × 7 इंटू 10⁻⁻⁴। अब एक 7 कैंसिल कर दो, एंड गाइस 22 × 7 154 होता है, तो ऊपर नीचे 154 भी कैंसिल होगा, सिर्फ नीचे बचेगा 10⁻⁻⁴। फिर ये 10⁻⁻⁴ को न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो गाइस मेरा स्ट्रेस का वैल्यू आ गया, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो प्लीज लिखो सिग्मा विल बिकम इक्वल टू 10⁻⁴, मतलब 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस इसी के साथ पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिखो। पॉइंट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। देखो धीरे धीरे हम चैप्टर में मोमेंटम बिल्ड करते हैं, और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि अपन ने बेसिक से स्टार्ट करा है। आपको अगर मार्क्स चाहिए तो मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो चीजें अभी तक लेक्चर में ध्यान रखनी है कि इलास्टिसिटी क्या होता है। तो गाइस इंटरेक्शन करते हैं। व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच the object will, can you fill in the blanks guys? Elasticity is the property by which the object will regain its original shape when the force is removed. What is plasticity? It is the property by which the object will have permanent deformation when a force is applied and then removed. तो ये हमारा इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का डिफरेंस है। और गाइस अभी एक बहुत ही अमेजिंग इंटरेक्शन मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। मुझे सब लोग सोच के बताओ, who will be more elongated when a force is applied, rubber or steel? Who will be more elongated बोल रहा हूं when the same force is applied, rubber or steel? The correct answer is rubber. But who is more elastic? The correct answer is steel. तो आपको क्या समझना है? जो कम elongate होता है, जिसका elongation कम है, वो ज्यादा इलास्टिक है। और इसको फ्यूचर में मैं आपको यंग्स मॉड्यूलस के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं कि रबर ज्यादा एलोंगेट हो जाएगा। अगर आपने दोनों तरफ फोर्स लगाया तो देखो रबर जो है वो काफी ज्यादा ऐसा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा इलास्टिक है, उल्टा ये कम इलास्टिक है। स्टील जो है उसको अगर तुम दोनों तरफ फोर्स लगाते हो तो इसका एलोंगेशन बहुत कम होगा, ये बहुत कम अमाउंट से इसका लेंथ बड़ा हो जाएगा, बहुत छोटे अमाउंट से लेंथ बड़ा होगा, तो ये ज्यादा इलास्टिक है। दिस इज अ वेरी इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इलास्टिसिटी। लेकिन गाइस क्या है, यंग्स मॉड्यूलस के पर्सपेक्टिव से भी आपको मजा आएगा, वो थोड़ी देर में करा दूंगा। अब लिखो गाइस पॉइंट नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर। पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट हुआ स्ट्रेस। पॉइंट नंबर 4 लिखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके गाइस हमने स्ट्रेस सीख लिया, अब हम स्ट्रेन सीखेंगे। तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन गाइस? सिंपल डायग्राम से समझ लेंगे। गाइस सपोज ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रॉड है, एंड इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन बोथ साइड्स, तो फिर क्या होगा गाइस? ये रॉड जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, ये रॉड का जो लेंथ है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, या फिर रॉड का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो लेट्स से गाइस द लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीजिंग बाय डेल्टा एल, ओके, एंड लेट्स से द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड इज एल। तो गाइस ये जो रेशो है डेल्टा एल अपॉन एल का, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब गाइस इजी लैंग्वेज में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फिर से बोलता हूं, अगर आपने रॉड को दोनों तरफ फोर्स लगाया तो रॉड का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब रॉड का लेंथ जितना भी ज्यादा हुआ है डेल्टा एल डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सब लोग लिख दो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, एंड दिस कंप्लीट्स पॉइंट नंबर 4। गाइस इसमें कोई एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज टू इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको स्ट्रेस में एग्जांपल लिख के दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, और एरिया में क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है पाई आर स्क्वायर, इसीलिए मैंने आपको इसका एग्जांपल लिख के दिया। इसमें कोई एग्जांपल लिखना ही नहीं है, बिकॉज बेसिक डेफिनेशन है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब सीधा हम पॉइंट नंबर 5 पे जाएंगे, आप भी लिखना मेरे साथ। पॉइंट नंबर 5 इज हुक्स लॉ। सो गाइस व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो गाइस हुक्स लॉ हमें बताता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन,
लेकिन गाइस ये कंडीशन सिर्फ तब वैलिड है ओनली व्हेन द स्ट्रेन इज स्मॉल। तो यहाँ पे सब लोग लिख देना, हुक्स लॉ टेल्स अस दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन गाइस ये चीज है ना, कंसेप्चुअली हमें समझना है कि हुक्स लॉ सिर्फ तभी वैलिड है व्हेन स्ट्रेन इज स्मॉल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहाँ लिख दो इफ स्ट्रेन इज स्मॉल, तभी सिर्फ आप हुक्स लॉ को यूज कर सकते हो, इफ स्ट्रेन इज स्मॉल। एंड गाइस इस चैप्टर में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो हुक्स लॉ पे ही आते हैं। ऑलमोस्ट गाइस इस चैप्टर में अगर आप 10 क्वेश्चंस देखोगे रैंडमली, तो उसमें से 6 या 7 क्वेश्चंस सिर्फ इस एक कंसेप्ट पे ही आते हैं, और वो कंसेप्ट क्या है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट गाइस कंसेप्चुअली अपन बेस्ट बनेंगे, दिस इज ओनली ट्रू व्हेन द स्ट्रेन इज स्मॉल। और गाइस अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में इसलिए मैं हुक्स लॉ कभी यूज ही नहीं करता, बिकॉज अर्थक्वेक इंजीनियरिंग इज अबाउट गोइंग फ्रॉम इलास्टिक रीजन इनटू प्लास्टिक रीजन। तो वो इलास्टिक रीजन में हुक्स लॉ वैलिड होता है, पर मेरे को कहां पे डिजाइन करना है बिल्डिंग को, प्लास्टिक रीजन में, ताकि बिल्डिंग का डिफॉर्मेशन हो जाए परमानेंटली। टू बी स्पेसिफिक, बिल्डिंग के अंदर जो स्टील है उसका डिफॉर्मेशन हो जाए और फिर वो अर्थक्वेक की एनर्जी डिसिपेट हो जाए, ये मेरा कंसेप्ट है। पर हुक्स लॉ कहां वैलिड होता है, जब स्ट्रेन स्मॉल है, और जब स्ट्रेन स्मॉल होता है तो आप इलास्टिक रीजन में रहते हो। तो यहाँ पे गाइस लिख देना व्हेनेवर द स्ट्रेन इज स्मॉल यू आर इन द इलास्टिक रीजन। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देना we will be in the elastic region of the behavior of material। एंड इलास्टिसिटी क्यों आती है गाइस, ये भी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में सिखाया। इलास्टिसिटी आती है बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। एंड व्हाट इज दैट रिस्टोरिंग फोर्स, अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। हमने देखा गाइस इफ एटम्स आर क्लोज दे विल अट्रैक्ट, यस गाइस इफ दे आर टू क्लोज दे विल रिपेल। पर यूजुअली जो सॉलिड्स होते हैं वो इस रीजन में होते हैं, मतलब जब भी गाइस एक सॉलिड फॉर्म होता है तो वो कौन से रीजन में फॉर्म होता है, वो इस वाले रीजन में फॉर्म होता है जहां पे देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। ये देखो गाइस इस रीजन में आपका सॉलिड फॉर्म होता है, तो इसीलिए देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, इसीलिए देयर इज रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होता है, इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी आती है। व्हाट इज इलास्टिसिटी, द एबिलिटी टू रीगेन ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड is known as elasticity. Who is more elastic, rubber or steel? The answer is steel. Who will be more elongated, rubber. जो कम elongate होता है वो ज्यादा elastic होता है, और वो हुक्स लॉ फॉलो करता है। What is हुक्स लॉ, stress is proportional to strain। अब गाइस अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूं तो रिलेशन क्या बनेगा, आप लिखना, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूं तो मैं बोल दूंगा स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन। अच्छा स्टूडेंट्स, व्हाट इज E? E is known as modulus of elasticity. This is just a constant guys, और इसका नाम है modulus of elasticity। यहाँ लिख देना guys, this is known as modulus of elasticity। Okay? अब स्टूडेंट्स आपको क्या समझना है कि अलग अलग टाइप के स्ट्रेस होते हैं और अलग अलग टाइप के स्ट्रेन होते हैं। आज हम फोकस करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मैंने आपको डेफिनेशन भी दिया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो सब लोग स्क्रीन पे देखना फॉर 30 सेकेंड्स। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया। ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर फोर्स अपॉन एरिया, तो वो तो लिख दो फोर्स अपॉन एरिया। एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो अगर तुम यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ले रहे हो तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिखेंगे। तो उस केस में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है E, उसका नाम रखा गया है यंग्स मॉड्यूलस। तो बेसिकली E विल बिकम Y व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लिखो सब लोग फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। गैस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, बस वो एक कांस्टेंट है, वो एक ऐसा कांस्टेंट है जो हमें बताता है वेदर द मटेरियल इज इलास्टिक और नॉट। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू लिख दो Y हो जाता है, एंड Y इज नोन एज यंग्स मॉड्यूलस। ओके गैस, जब मैं डेनमार्क में इंटर्नशिप कर रहा था तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो वर्ड मैंने सुना होगा इन ऑल मीटिंग्स, इट वाज अबाउट यंग्स मॉड्यूलस। तो क्या होता है, स्टील का एक यंग्स मॉड्यूलस होता है, और स्टील का यंग्स मॉड्यूलस काफी हाई रहता है। और स्टील का यंग्स मॉड्यूलस काफी हाई है, इसीलिए हम उसको बिल्डिंग्स और ब्रिजेस में यूज करते हैं, बिकॉज जिसका भी यंग्स मॉड्यूलस हाई रहेगा उसका डिफॉर्मेशन कम होगा, और जिसका डिफॉर्मेशन कम होगा
वो ज्यादा इलास्टिक होगा। तो स्टील इज हाईली इलास्टिक। गाइस व्हाई इज स्टील हाईली इलास्टिक? मैं आपको अलग पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, प्लीज स्क्रीन पे देखना गाइस। ऑलमोस्ट अपने आज के लेक्चर का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। तो अच्छे से सुनना, ये कम लोगों को पता होता है इंडिया में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू अगर ज्यादा है, जैसे स्टील का यंग्स मॉड्यूलस रबर के यंग्स मॉड्यूलस से ज्यादा होगा, तो जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होता है उसका डिफॉर्मेशन कम होता है। इसीलिए गाइस हम बिल्डिंग्स और ब्रिजेस में स्टील को यूज करते हैं, ताकि बिल्डिंग का डिफॉर्मेशन कम हो जब लोड आ जाए। जैसे देखो, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, विंड का फोर्स बहुत ज्यादा होता है गाइस। जब हम बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, विंड का फोर्स इज वन ऑफ द मेन फोर्सेस। तो विंड के वजह से बिल्डिंग डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग स्टील यूज करते हैं। बिकॉज स्टील का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है ना, तो इसीलिए स्टील का जो डिफॉर्मेशन है वो कम होता है। और स्टील का डिफॉर्मेशन कम हुआ तो बिल्डिंग का डिफॉर्मेशन कम होगा। गाइस वापस से बोलता हूं, इफ यंग्स मॉड्यूलस इज मोर, डिफॉर्मेशन इज लेस, एंड बिकॉज डिफॉर्मेशन इज लेस एंड स्टील का स्ट्रेंथ भी काफी अच्छा है, इसीलिए हम बिल्डिंग्स और ब्रिजेस में स्टील को यूज करते हैं। ये हमारा एक अलग पर्सपेक्टिव हो गया। और गाइस एक और चीज वापस से बोलता हूं, जिस भी ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मेशन कम होगा, जैसे स्टील का डिफॉर्मेशन कम होता है। क्यों स्टील का डिफॉर्मेशन कम होता है? क्योंकि स्टील का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है। तो आप ऐसे याद रखो, जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है उसका डिफॉर्मेशन कम होगा। तो स्टील का डिफॉर्मेशन कम हुआ तो वो अपने ओरिजिनल शेप में ज्यादा इजीली वापस आ जाएगा, और वो अपने ओरिजिनल शेप में ज्यादा इजीली वापस आ गया तो स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा। तो ये लिख लेते हैं कैसा, ये कोई कंफ्यूज, किसी को भी कंफ्यूजन ना रहे। लिखो, इफ यंग्स मॉड्यूलस इज मोर, इफ यंग्स मॉड्यूलस इज मोर, deformation will be less. लिखो, if Young's modulus is more, deformation is less. Guys इस कंसेप्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, और बिल्कुल भी ये मत सोचना करके ये सबको आता होगा इंडिया में। नहीं गाइस, ये है ना सबसे अंडररेटेड कंसेप्ट है इस चैप्टर का, और बहुत सारे लोग इंडिया में सिली मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में क्या करते हैं पता है? वो सोचते हैं कि जिसका डिफॉर्मेशन कम है वो कम इलास्टिक है। गलत गाइस, जिसका डिफॉर्मेशन कम है, सब लोग सुनना, जिसका डिफॉर्मेशन कम है उसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है, और जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है मतलब उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा इलास्टिक है। तो मैंने क्या लिखा है? इफ यंग्स मॉड्यूलस इज मोर, डिफॉर्मेशन इज लेस एंड इलास्टिसिटी इज मोर। लिख देना गाइस, इलास्टिसिटी इज मोर। ओके, तो इसका मतलब गाइस स्टील इज अमेजिंगली इलास्टिक। वाई स्टील अमेजिंगली इलास्टिक? क्योंकि स्टील का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है। आप ऐसे सोच लो, जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है वो ज्यादा इलास्टिक है और उसका डिफॉर्मेशन कम होता है, तो डिफॉर्मेशन इज लेस। इसीलिए गाइस, क्योंकि स्टील का डिफॉर्मेशन कम होता है तो वो ओरिजिनल शेप में ज्यादा इजीली वापस आ जाता है। तो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट गाइस। अब हम रेडी हैं टू जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर। हमने एक क्वेश्चन आज करा है, एंड अदर देन दैट वी हैव डन 5 डिफरेंट पॉइंट्स। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको और सिंपल करते हैं, पॉइंट नंबर 5 को, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ, एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? ई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम क्या हो जाता है? यंग्स मॉड्यूलस हो जाता है, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का बात कर रहे हो। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रीजन में हो, या फिर उस कंसेप्ट को एनालाइज कर रहे हो, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। और फिर ये हमने एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट यहाँ पे लिखा। अब है ना गाइस, इक्वेशन बना लेते हैं। लिखो, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के जगह लिखो यंग्स मॉड्यूलस वाई, एंड गाइस जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन की जगह आप लिख दो डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और ये आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो कि है यंग्स मॉड्यूलस वाई। अब गाइस हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे को इक्वेशन क्या मिलेगा? हमारे को इक्वेशन मिलेगा डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। गाइस मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सबको, ऑनलाइन और ऑफलाइन में, कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली मेमोराइज कर लो, अभी का भी मेमोराइज कर लो। डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। If you try to do 10 random questions of this chapter, there will be 5 to 6 minimum questions, if not 7, which will be based on this one formula. तो हमेशा यही formula एग्जाम में यूज होता है, delta L is equal to FL upon AY. And this comes from which law? Guys यहाँ पे लिख दो, this is nothing but Hooke's law. तो ये Hooke's law का एप्लीकेशन हमने कर दिया।
तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब हमारा कंसेप्ट सब कवर हो चुका है, बस हमें अभी क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करना है। तो वी हैव डन 5 पॉइंट्स ऑफ थ्योरी टुडे, डन विद 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबको कि आप अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज अगर आपको एप्लीकेशन समझ में आया क्वेश्चन का तो देन आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कंफर्म करना, यहां तक क्लियर है तो यस लिखो। लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड क्वेश्चन। ओके रेहान, प्लीज मेरे लिए सेकंड क्वेश्चन रीड कर लेना। दिस इज आल्सो क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2023। आपको क्वेश्चन इजी लगेगा बिकॉज मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूं। यस रेहान, गो अहेड। Steel is used in the construction of buildings and bridges. Reason, steel is more elastic and its elastic limit is high. गाइस देखो उन्होंने क्या बोला, स्टील इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन करा, क्योंकि स्टील बहुत इलास्टिक होता है तो उसका डिफॉर्मेशन कम होता है, और उसका डिफॉर्मेशन कम हुआ और उसका स्ट्रेंथ काफी हाई है, इसीलिए फिर उसको बिल्डिंग्स और ब्रिजेस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये तो एक्सप्लेन हो गया कि स्टील इज मोर इलास्टिक, इसीलिए डिफॉर्मेशन कम है, इसीलिए बिल्डिंग्स और ब्रिजेस में यूज करते हैं। ये क्या दिया है, इलास्टिक लिमिट इज हाई। इसका मतलब गाइस स्टील जो है वो इजीली प्लास्टिक रीजन में नहीं जाता। अच्छी बात है, इजीली नहीं जाना चाहिए। अर्थक्वेक आएगा ना तब जाए तो चलेगा, इजीली नहीं जाना चाहिए। कैसे अच्छा नहीं लगेगा अगर एक विंड का मतलब सपोज किसी सिटी में विंड ज्यादा हो गई और बिल्डिंग का शेप ही चेंज हो गया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और वो बिल्डिंग गिरने का भी चांस है। तो इसीलिए क्या है, स्टील 2 रीजंस की वजह से पॉपुलर है। एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि सिविल इंजीनियर्स का जो बेस्ट फ्रेंड है वो स्टील ही है। वो रीजन क्या है, स्टील के पास अमेजिंग प्रॉपर्टी है कि स्टील बहुत इलास्टिक है तो उसका डिफॉर्मेशन कम होता है, तो बिल्डिंग का डिफॉर्मेशन कम हुआ। और स्टील का इलास्टिक लिमिट बहुत हाई है, मतलब स्टील इजीली प्लास्टिक नहीं होता, तो इसका मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन आने का चांस बहुत कम है बिल्डिंग में। हाँ, जब अर्थक्वेक आ जाए तब भले परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि वो 1 in 50 years होने वाला है, और तब फिर वो बिल्डिंग सर्वाइव कर गई तो वापस से बिल्डिंग को बना सकते हैं, तो इसीलिए स्टील को यूज करते हैं। तो गाइस आपको क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो क्वेश्चन 2 और आंसर लिखो। लिखो स्टील इज इलास्टिक as it has high value of Young's modulus. Online students, steel is elastic as it has high value of Young's modulus and therefore has less deformation and therefore has less deformation and therefore has less deformation। ये लिख दो, बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसका मतलब गाइस इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट and reason is the correct explanation of assertion and therefore it has less deformation। guys जिसका भी यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा उसका डिफॉर्मेशन कम होता है और वो ज्यादा इलास्टिक होता है, यही उन्होंने बताने का ट्राई किया यहाँ रीजन में। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड टाइम डिस्कस हो गया। अब गाइस आज का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। गाइस दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सीईटी 2019। एक्चुअली गाइस ये सीईटी में है ना 2020 तक वो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, 2020 के बाद लास्ट 5 इयर्स में उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, पर पोर्शन में से डिलीटेड नहीं है, तो पोर्शन में तो है, तो हम लोग है ना जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो 2019 सीईटी का क्वेश्चन है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे। यस रेहान, प्लीज ये क्वेश्चन रीड करना मेरे लिए। Two identical wires of substances P and Q are subjected to equal stretching force along the length if the elongation of Q is more than that of P then। गाइस देखो अगर आपने ये बता दिया तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट टीचर, फिर मुझे लगेगा हाँ आज के लेक्चर में हमने मस्त एकदम अच्छे से सीखा है। उन्होंने क्या बोला है, द एलोंगेशन ऑफ Q इज मोर देन P, मतलब गाइस डिफॉर्मेशन वाइज Q का डिफॉर्मेशन ज्यादा है। अब गाइस आपको फुल एनर्जी से सबको बताना है who will be more elastic। गाइस सोच के बताओ, Q is more elastic और P is more elastic। the correct answer is P is more elastic। गाइस रीजन क्या आपको बताता हूं, जिसका भी डिफॉर्मेशन कम होता है उसको अपना ओरिजिनल शेप में वापस आने में उसको इजी होता है, और जो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए ज्यादा इजीली वो ज्यादा इलास्टिक होता है। तो सब लोग लिख देना P is more elastic than Q, therefore P is more elastic than Q। गाइस यहाँ पे मैंने ऑप्शंस प्रिंट नहीं किए हैं टू सेव स्पेस, वो ऑप्शंस में उन्होंने एक आंसर दिया था, अलग अलग ऑप्शंस थे, उसमें करेक्ट आंसर है P is more elastic than Q। सब लोग लिख दो P is more elastic than Q। गाइस इसी के साथ हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वी हैव कंप्लीटेड 5 पॉइंट्स ऑफ थ्योरी और ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, और ये आपको इजी लगा होगा बिकॉज हम इनफ इसको डिस्कस कर चुके हैं आज कि जिसका भी डिफॉर्मेशन कम है वो ज्यादा इलास्टिक होता है, और जो ज्यादा इलास्टिक होता है गाइस मिसअंडरस्टैंड मत करना,
जो ज्यादा इलास्टिक होता है उसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होता है। और आप एक और चीज ध्यान देना, इलास्टिसिटी इज नॉट अबाउट कौन ज्यादा डिफॉर्म हो जाए, इलास्टिसिटी इज अबाउट कौन ज्यादा इजीली ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। तो क्योंकि पी का डिफॉर्मेशन कम था, ये ओरिजिनल शेप में ज्यादा इजीली वापस आ जाएगा, इसीलिए पी इज मोर इलास्टिक देन क्यू। बस इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब है ना हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन नंबर 4। Let a wire be suspended from the ceiling on a rigid support and stretched by a weight W attached at its free end. The longitudinal stress at any point of cross-sectional area A of the wire is. गैस सब लोग स्क्रीन पे देखना, ये है नीट का क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2023। गैस नीट और बिटसेट लेवल सेम होता है, तो आप में से जो बिट्स पिलानी या बिट्स गोवा के लिए ट्राई करना चाहते हैं, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने एक वायर दिया है और वो बोल रहे हैं कि वायर के ऊपर जो लोड है वो W फोर्स का लोड लगाएंगे। तो बेसिकली गाइस ये वायर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इट इज गिवन बाय W। अब वो बोल रहे हैं इस वायर का कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर आप कट कर दोगे तो उसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा। तो गाइस मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब गाइस क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है इस वायर के ऊपर, W, तो ये हो जाएगा इक्वल टू W अपॉन A। और गाइस क्वेश्चन खत्म हो गया, ये ऑप्शन दिया था। आप बोलोगे सर ये इतना इजी है बस कि हमारे को स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया करना है और फोर्स का वैल्यू उन्होंने W दिया है तो W अपॉन एरिया करना है। यस, ये है बिटसेट लेवल या नीट लेवल। आप समझो कि इसमें है ना सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ और ये एक्चुअल क्वेश्चन है और बहुत साल पहले का नहीं है गाइस, अभी 2023 का है, 2-3 साल पहले का है। पर इसमें एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट सिखाता हूँ, स्क्रीन पे देखना। ये मैं कॉलेज में सीखा था, आपको आज ही सिखाता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर, W, तो क्या आएगा स्ट्रेस W अपॉन एरिया। अब आपको ये समझना है कि ये तो स्ट्रेस यहाँ पे हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि यही स्ट्रेस थ्रू आउट द वायर होगा। तो स्ट्रेस क्या होता है, इजीली ट्रांसफर होता है थ्रू आउट द सॉलिड। यही डेफिनेशन ऑफ सॉलिड है और ये चीज मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया था बिट्स पिलानी में। उसके बाद से फिर मैं अच्छा सिविल इंजीनियर बनना चालू हुआ, बिकॉज मुझे क्या रियलाइज हुआ कि ऑल्दो स्ट्रेस यहाँ पे है, ये स्ट्रेस परफेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा पूरे सॉलिड में। यही डेफिनेशन ऑफ सॉलिड है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, कि एटम्स का आपस में अट्रैक्शन होता है और क्योंकि एटम्स का आपस में अट्रैक्शन होता है तो देयर इज रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अगर यहाँ पे कोई एटम स्ट्रेस में आ गया तो दूसरा एटम वहां पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के उसके अंदर का स्ट्रेस रिलीव करने का ट्राई करेगा। पर उस चक्कर में क्या होगा, उसके अंदर भी स्ट्रेस आ जाएगा और ऐसे फिर वो एक डोमिनो इफेक्ट है, कंटिन्यूस गाइस स्ट्रेस ट्रांसफर होगा। अच्छा इसका मतलब गाइस यहाँ पे स्ट्रेस कितना होगा, W अपॉन A। अच्छा यहाँ पे स्ट्रेस कितना होगा, सेम। यहाँ स्ट्रेस कितना होगा, सेम। अच्छा यहाँ स्ट्रेस कितना होगा, सेम। तो इसीलिए गाइस वो क्या होता है, आपका सॉलिड एक इतना अच्छा मटेरियल है कि वो परफेक्टली स्ट्रेस को ट्रांसफर कर गया। क्यों वो स्ट्रेस को ट्रांसफर कर गया, क्योंकि सॉलिड्स का आपस में अट्रैक्शन होता है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का और इसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स आता है और इसके वजह से गाइस वो ट्रांसफर हुआ। तो डायरेक्टली गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर लिखो, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स के जगह W लिख दो, डायग्राम बना दो और लिखो W अपॉन A इज द करेक्ट आंसर। जब तक आप लोग कॉपी कर रहे हो मैं आपको एक क्विक समरी देता हूं। आपको 3 इक्वेशंस को ध्यान में रखना है आज के लेक्चर में। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, सेकंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा L अपॉन L एंड तीसरा वाला फॉर्मूला गाइस एक बार स्क्रीन पे देखना प्लीज, रिक्वेस्ट करूंगा। डेल्टा L का फॉर्मूला होता है FL अपॉन AY। गाइस ये वाला फॉर्मूला प्लीज ध्यान में रखना, अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस चालू होने वाले हैं। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। इसका मतलब किसी भी रॉड का एलोंगेशन कितना होगा, delta L, and it will be directly given by FL upon AY, where this is the force applied on the rod, this is the length of rod, this is the cross sectional area of rod, and this is Young's modulus। तो ये डेल्टा L का फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है, वो अभी हम लोग एप्लीकेशन उसका देख लेंगे। डन विद 4 क्वेश्चंस टुडे, दिस वाज आई थिंक द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन नीट 2023। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिखना। 5th क्वेश्चन पे अपन पहुंच चुके हैं और गाइस अभी 5th क्वेश्चन के बाद ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में डेल्टा L का फॉर्मूला आएगा। यस लेट्स सी दिस 5th क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं। रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन नंबर 5। Two persons pull a wire towards themselves. Each person exerts a force of 200 Newton on the wire. Young's modulus of the material of the wire is 1 into 10 raised to 11 Newton per meter square.
Original length of the wire is 2 meter and the area of cross section is 2 centimeters square. The wire will extend in length by. गैस उन्होंने लास्ट सेंटेंस क्या बोला है? द वायर विल एक्सटेंड इन लेंथ बाय। सब लोग देखना और आपको इतना इजी लगेगा। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2024। ऐसा नहीं है कि नीट में इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जेईई मेंस में भी इस चैप्टर में इजी क्वेश्चन आता है। 2024 का क्वेश्चन है। आपको डेल्टा एल का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। लिखो सब लोग, डेल्टा एल होता है एफ एल अपॉन ए वाई। अब गैस कितना है फोर्स? क्वेश्चन में दिया है फोर्स, दिया है 200 न्यूटन, तो यहाँ लिखो 200। अच्छा, लेंथ कितना दिया है? 2 मीटर्स, तो लिखो 2 अपॉन। गैस एरिया में केयरफुल रहना, एरिया में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴। एंड गैस व्हाट इज वाई? यंग्स मॉड्यूलस। कितना दिया यंग्स मॉड्यूलस? एक बार रीड करके बताना रेहान। 1 इंटू 10⁻11। गैस मैं खुद से कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, ये एक्चुअल जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था। उन्होंने बोला था कि रॉड विल एक्सटेंड बाय, अरे सिंपल, डेल्टा एल इक्वल टू होता है एफ एल अपॉन ए वाई। हमने जो अप्रोच गाइस मैथ्स में रखा था ना बायनोमियल थ्योरम में, वही अप्रोच यहाँ रखेंगे ना, आपको फिजिक्स बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। उसको मैं इजी करने के लिए वैसा अप्रोच रखा। वो अप्रोच यहाँ पे यूज करेंगे, यू विल बी लाइक अरे सर ये तो मैं नींद में भी कर लूंगा कि डेल्टा एल का फॉर्मूला है एफ एल अपॉन ए वाई। क्वेश्चन में एफ दिया है, एल दिया है, दिस इज फोर्स, दिस इज लेंथ ऑफ द रॉड, दिस इज एरिया। गाइस सिर्फ आपको एरिया में क्या करना है? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लिखना है, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और ये है यंग्स मॉड्यूलस। चलो गाइस इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस यहाँ पे 1 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻7 हो जाएगा, और 200 अपॉन 10⁻7 इवेंचुअली हो जाएगा, लिखो 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स। पर गाइस उनको आंसर माइक्रोमीटर में चाहिए, तो हमारा आंसर आया है 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, एंड 10⁻⁻6 मीटर ही माइक्रोमीटर होता है, तो लिखो डेल्टा एल will become 20 माइक्रोमीटर्स। बस इसी के साथ आज का हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि क्या कंसेप्ट है। यहां तक क्लियर है तो यस लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस चैप्टर। गाइस अभी तक आपने 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस जेईई मेंस लेवल के किए हैं, और 2024 2023 वाले, और एक नीट का और एक सीईटी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस कौन से एग्जाम का है। इट इज फ्रॉम नीट 2020। रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन नंबर 6। A wire of length L, area of cross section K is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young modulus. गाइस देखो अगेन आपको इतना आसान लगेगा, नीट 2020 का क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहे हैं कि वायर का जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है, और वायर का जो न्यू लेंथ है वो L1 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ, आप भी चाहो तो बना सकते हो। ये वायर है, इसके ऊपर गैस उन्होंने यहाँ पे एक लोड ऑफ m kg हैंग कर दिया है। तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द वायर गाइस? द फोर्स ऑन द वायर विल बी ग्रेविटी का फोर्स ऑफ मास m, यानी फोर्स ऑन द वायर विल बी mg। तो सब लोग यहाँ लिख देना, फोर्स ऑन द वायर विल बी mg। अब गाइस व्हाट इज ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर L? तो सब लोग यहाँ लिखना, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू L। अच्छा, व्हाट इज द न्यू लेंथ? लिखो न्यू लेंथ विल बी L1। ओके गाइस देखो, जो लोग जेन्युइनली जेईई मेंस, बिटसैट और सीईटी तीनों के लिए ट्राई करना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में गलती से भी मार्क्स लूज नहीं करना है। यही मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में बोल रहा था कि जो हम क्लास में कर रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वो फेयर है कि हमें वो आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में देखो अपने को फोर्स दिख रहा है ऑन द वायर। व्हाट इज द फोर्स ऑन वायर? mg, क्योंकि इसका ग्रेविटी का फोर्स होगा नीचे की तरफ जिससे ये वायर को खींचा जाएगा, तो फोर्स ऑन द वायर इज mg। व्हाट इज ओरिजिनल लेंथ L? व्हाट इज न्यू लेंथ L1? अच्छा, तो मेरे को अगर ओरिजिनल लेंथ पता है और न्यू लेंथ पता है तो मैं चेंज इन लेंथ निकाल सकता हूं। तो सब लोग लिखना, डेल्टा L क्या हो जाएगा? डेल्टा L हो जाएगा L1 माइनस L। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ करेंगे तो दिस इज द चेंज इन लेंथ। तो मुझे डेल्टा एल की वैल्यू मिल गई। अच्छा गाइस, वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, अब मेरे को क्या बोला है उन्होंने? फाइंड यंग्स मॉड्यूलस। अरे सेम फॉर्मूला गाइस, आप बाय द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर ये फॉर्मूला आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि डेल्टा एल हमेशा होता है एफ एल अपॉन ए वाई। लिख दो गाइस, डेल्टा एल हमेशा होता है एफ एल अपॉन ए वाई। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम y निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा एफ एल
अपॉन ए डेल्टा एल, तो एफ एल अपॉन ए टाइम्स डेल्टा एल। अच्छा, और डेल्टा एल की वैल्यू क्या है, ऊपर चेक कर लो, डेल्टा एल की वैल्यू है L1 माइनस एल, और गैस एफ की वैल्यू क्या है, mg। तो हमारा इवेंचुअली यंग्स मॉड्यूलस का आंसर क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ गैस, इवेंचुअली यंग्स मॉड्यूलस का आंसर आ जाएगा एज इक्वल टू mgl अपॉन ए टाइम्स L1 माइनस एल। गैस ये ऑप्शन उन्होंने दिया था। आर यू गैस फाइंडिंग दिस चैप्टर इजी अप टू नाउ? एंड आई एम एक्चुअली टेकिंग, जो एग्जाम के क्वेश्चन है वही मैं ले रहा हूँ, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू शुगर कोट दिस फॉर ऑल ऑफ यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इफ द कंसेप्ट इज राइट, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है वो ज्यादा इलास्टिक है, उसका डिफॉर्मेशन कम होता है, और तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। तुम इस चैप्टर में जीतने वाले हो, इतना बस पता करके। तो डेल्टा एल क्या होता है, एफ एल अपॉन ए वाई। कितना फोर्स था गैस वायर के ऊपर, फोर्स ऑन द वायर वाज mg, करेक्ट। और गैस यहाँ पे फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो फिर डेल्टा एल यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, और कितना था डेल्टा एल, डेल्टा एल का वैल्यू है देखो L1 माइनस एल, ऊपर भी आप देख सकते हो, मतलब न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दो। वी आर डन विद द 6th क्वेश्चन ऑफ टुडे, 7th क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। यस रेहान प्लीज आप रीड करते रहना, एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेंटेन द सेम लेवल ऑफ डिसिप्लिन, एक ही फ्लो में पूरा लेक्चर करेंगे। यस 7th क्वेश्चन रेहान प्लीज गो अहेड। The density and breaking stress of a wire are 6 into 10 raised to 4 kg per meter cube and 1.2 into 10 raised to 8 Newton per meter square respectively. The wire is suspended from a rigid support on a planet where acceleration due to gravity is 1/3 of the value on the surface of Earth. The maximum length of the wire with breaking is. गैस देखो उन्होंने हमें ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है पहले समझना। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द स्ट्रेस एट विच द ऑब्जेक्ट और द मटेरियल विल ब्रेक, बट इट डज नॉट चेंज आवर कंसेप्ट इन एनी वे, बिकॉज हमारे को स्ट्रेस का फॉर्मूला तो पता ही है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, बस उस फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो गैस यहाँ सब लोग लिख देना, ब्रेकिंग स्ट्रेस या फिर एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस इज डायरेक्टली गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ सब लोग लिख देना, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ फोर्स क्यों होगा, खुद के वेट की वजह से। गाइस देखो वायर का खुद का वेट होगा, इसीलिए उन्होंने हमें वायर का डेंसिटी दिया है। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया ना गाइस, उसमें वायर का कोई मास नहीं था, ये वाले क्वेश्चन में वायर का कोई मास नहीं दिया है, कोई डेंसिटी नहीं दिया है। ये वाले क्वेश्चन में वायर के ऊपर फोर्स कितना था, mg। अब इस वाले क्वेश्चन में भी वायर के ऊपर फोर्स कितना होगा, वैसे ही होगा mg, पर इसमें m खुद का मास है, तो वायर का खुद का डेंसिटी दिया है, मतलब वायर का खुद का मास है, तो वायर का खुद का जो ग्रेविटी होगा वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है, और ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला वापस मैंने क्या लिखा, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब मैं फोर्स के जगह गैस क्या लिखूंगा, फोर्स के जगह मैं लिख दूंगा mg/3। अच्छा ये मैंने mg/3 क्यों लिखा गैस, मास m है वायर का, लेकिन गैस जो ग्रेविटी है वो 1/3 है ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ, इसीलिए वो g के जगह g/3 लिखा। तो सब लोग लिखना, फोर्स के जगह mg/3 अपॉन नीचे क्या है एरिया, एंड गैस ब्रेकिंग स्ट्रेस का वैल्यू उन्होंने दिया है, तो अभी के लिए उसको सिग्मा लिख लेते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू mg/3 अपॉन एरिया। अब गैस मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो प्लीज मेरे साथ लिखते रहना। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा v rho g/3a। गैस ये मैंने क्या किया, बस मास को लिखा है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जो लोग देखना चाहते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मास के जगह मैंने लिखा है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड गाइस अब वॉल्यूम के जगह मैं लिख दूंगा एरिया इनटू लेंथ। सिंपल लॉजिक है गाइस, किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होता है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स्ड है a, तो किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। तो यारो ये वॉल्यूम के जगह लिखेंगे एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया इनटू L rho g अपॉन 3a, एंड गाइस ये कैंसिल हुआ, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा L rho g/3। दिस इज द आंसर। तो गाइस दिस इज द आंसर ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का आंसर आ गया L rho g/3। अब बस गाइस वैल्यूज डालेंगे, L का वैल्यू मिलेगा, उन्होंने यही बोला था फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर ताकि वो ब्रेक ना हो, तो ये हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस आई थिंक दिया है 1.2 into 10⁸, आप लिखते जाना गाइस। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू L rho g/3। तो L मेरे को निकालना है, डेंसिटी आई थिंक हैज बीन गिवन एज, एक बार रीड करोगे डेंसिटी कितना दिया है,
6 इंटू 10⁻⁴, तो एल रो जी था तो 6 इंटू 10⁻⁴, ये आपका रो यानी डेंसिटी का वैल्यू आ गया, जी का वैल्यू 10 अपॉन क्या था 3। ओके, और गाइस वो एरिया कैंसिल हो गया था लास्ट स्टेप में, मैंने दिखा दिया था। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 इंटू 3 विल बिकम 3.6, फिर इसको यहाँ लेफ्ट में डिवाइड करेंगे, 3.6 अपॉन 6 इज 0.6, 0.6 इंटू 10⁻³ बचेगा विच इज 600 मीटर्स। तो लिखो गाइस L is equal to 600 meters is the correct answer. So this is the length of the wire that is allowed on this planet so that the wire does not break. एक बार क्वेश्चन पूरा वापस रीड करना ताकि इस क्वेश्चन को क्लोज करें। सब लोग अच्छे से क्वेश्चन सुनना ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े in how to do such type of easy questions. Please go ahead, Rehan. The density and breaking stress of a wire are 6 into 10⁻⁴ and 1.2 into 10⁸ respectively. The wire is suspended from a rigid support on a planet where acceleration due to gravity is 1/3 of the value on the surface of the earth. The maximum length of the wire with breaking is. Guys, उन्होंने बोला what is the maximum length of the wire while breaking? तो हमने क्या किया, स्ट्रेस को लिखा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना होगा वायर के ऊपर, mg, पर फिर मैंने mg/3 क्यों लिखा है, बिकॉज उस प्लेनेट पे ग्रेविटी g/3 है। एंड गाइस ये m क्या है, खुद के वायर का मास है, तो वायर का मास क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इनटू लेंथ। बेस्ट पार्ट क्या हुआ, एरिया एरिया कैंसिल हो गया, मुझे मिला स्ट्रेस इज इक्वल टू L रो g/3। फिर बस मैंने वैल्यूज डाल दिए गाइस, स्ट्रेस का वैल्यू डाल दिया 1.2 10⁸ ये डेंसिटी का वैल्यू, ये g का वैल्यू 10, एंड गाइस सॉल्व करके L का वैल्यू आ गया 600 मीटर्स। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिखो, हम बहुत अच्छे फ्लो में जा रहे हैं। Let's move ahead to question number 8, and this question is from NEET 2024. Okay, yes Rehan, please go ahead. Question number 8 read karna. The maximum elongation of a steel wire of 1 meter length if the elastic limit of the steel and the shear modulus respectively are 8 into 10⁸ and 2 into 10⁻11. Guys, इसको स्टार मार्क करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें स्लाइट इंटेलिजेंस यूज करना है। वो क्या यूज करना है आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द वायर, एंड गाइस उन्होंने यंग्स मॉड्यूलस दिया है और इलास्टिक लिमिट दिया है। तो व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, सब लोग मेरे साथ लिखना। गाइस इलास्टिक लिमिट इज द लिमिट जब तक वो मटेरियल इलास्टिक होगा। इसके बाद गाइस क्या हो जाएगा बताएगा, इसके बाद वो मटेरियल प्लास्टिक जोन में चला जाएगा। मैंने आपको क्या बताया गाइस, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी इन विच द मटेरियल regains its original shape when force is removed. What is plasticity? Permanent deformation. तो इलास्टिक लिमिट इज द रीजन जहां पे उसका इलास्टिसिटी खत्म होता है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे क्या किया बताया, क्या उन्होंने मुझे वो इलास्टिक लिमिट पे जो स्ट्रेस होगा वो दिया है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे इस क्वेश्चन में स्ट्रेस को ग्लोरीफाई करके दिया है। इसका मतलब उन्होंने मेरे को स्ट्रेस को दिया है, स्ट्रेस का वैल्यू दिया है, पर इलास्टिक लिमिट के नाम से दिया है। तो दे हैव गिवन मी द स्ट्रेस ऑफ दिस क्वेश्चन। उन्होंने मतलब स्ट्रेस का वैल्यू दिया है। तो स्ट्रेस का वैल्यू गाइस कितना है चेक कर लेते हैं। इलास्टिक लिमिट कितना दिया है रेहान? 8 into 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे लिख दो स्ट्रेस विल बिकम इक्वल टू, देयरफॉर स्ट्रेस विल बिकम इक्वल टू 8 into 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गाइस ये ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चों को आते हुए भी वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इलास्टिक लिमिट इज नथिंग बट द स्ट्रेस एट विच द मटेरियल विल स्टॉप बीइंग इलास्टिक। मतलब ये वो स्ट्रेस है जहां पे द मटेरियल विल ट्रांसफॉर्म from being elastic to now being plastic. So this is the maximum stress that is allowed in the elastic region. तो ये इनडायरेक्टली उन्होंने आपको स्ट्रेस दिया है। अच्छा, तो स्ट्रेस का वैल्यू दिया है उन्होंने, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इनडायरेक्टली उन्होंने आपको फोर्स अपॉन एरिया का वैल्यू दिया है। एंड नाउ स्टूडेंट्स व्हाट हैव दे आस्क्ड अस टू फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन। क्या होता है मैक्सिमम एलोंगेशन गाइस? वापस सेम फॉर्मूला लिखो, डेल्टा एल हो जाएगा एफ एल अपॉन ए वाई। ओके, and guys this is such a easy question now. Once you know this कि elastic limit ही stress है, now this is an easy question for all of you. Please screen पे देखना, force upon area क्या होता है, stress। अच्छा, और मुझे दिया stress कितना है, 8 into 10⁸। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसके जगह हम लिखेंगे 8 into 10⁸। ओके, लेंथ दिया है 1 मीटर, ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया था व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो लेंथ को दिया है 1 मीटर, और इलास्टिक लिमिट मतलब क्या होता है, स्ट्रेस। तो वो फोर्स अपॉन एरिया का वैल्यू दिया है 8 into 10⁸। और अब यंग्स मॉड्यूलस भी दिया है होपफुली,
चेक करना रेहान, यंग्स मॉड्यूलस कितना दिया है 2 into 10 गैस, यहाँ लिख दो 2 into 10⁻11। तो गैस इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4 into 10⁻³ मीटर्स। ओके, और गैस मेरे को अभी भी याद है ऑप्शंस में दिया था 4 मिलीमीटर, तो 1 into 10⁻³ मीटर्स इज मिलीमीटर, इसलिए 4 मिलीमीटर इज द आंसर। गैस अगर आप थोड़ा एनालाइज करोगे ना, वी हैव एंडेड अप solving 7 questions, नहीं 8 questions so far. In all the 8 questions, there is only one formula which is being repeated again and again. That is delta L is equal to FL upon AY. And there is only one concept that is being repeated. The material which is having higher Young's modulus is more elastic, which means it will have less deformation. ये हमारा summary है अभी तक के lecture का। मेरा humble request रहेगा और 20-25 minutes आपका discipline रखो, अपन और questions करेंगे। Question number 9 करते हैं। रेहान please go ahead. One end of a metal wire is fixed to a ceiling and the load of 2 kg hangs from the other end. A similar wire is attached to the bottom of the load and another load of 1 kg hangs from this lower wire. Then the ratio of longitudinal strain of upper wire to that of the lower wire will be. Guys, really nice question, and this is again a question from JEE Mains 2024. ये वाला थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बट एकदम स्लाइटली इस चैप्टर में आपको हर एक चीज बहुत सिंपल ही लगने वाली है। गाइस उन्होंने क्या बोला है, अ वायर इज हैंगिंग फ्रॉम अ रूफ एंड फ्रॉम दिस वायर अ 2 kg मास इज हैंगिंग एंड बिलो दिस 2 kg मास देयर इज अनदर वायर फ्रॉम विच अनदर 1 kg मास इज हैंगिंग। ओके गाइस, ऐसा अपैरेटस या फिर ऐसा उन्होंने हमें इक्विपमेंट बताया है। अब उसमें वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द अपर वायर टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन लोअर वायर। अच्छा गाइस, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्क्रीन पे देखना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो बेसिकली इसका डेल्टा L1 अपॉन L1 निकालना है एंड इसका भी हमें डेल्टा L2 अपॉन L2 निकालना है और इन दोनों का हमें रेशियो लेना है। अच्छा गाइस, अगर हमें इन दोनों का रेशियो लेना है तो बस मुझे डेल्टा एल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा दोनों वायर में। तो सब लोग यहाँ लिखो, फर्स्ट वायर में डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होगा, अपर वायर में डेल्टा L1 हो जाएगा F1 L1 अपॉन AY। गैस अपॉन A1 Y1 क्यों नहीं लिख रहा, सिर्फ AY क्यों लिख रहा हूँ, दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं तो दोनों का यंग्स मॉड्यूलस सेम है और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है बिकॉज सिमिलर वायर है। तो दोनों वायर का गैस एरिया सेम है और यंग्स मॉड्यूलस भी सेम है। तो डेल्टा L1 का फॉर्मूला क्या आया, F1 L1 अपॉन AY। अच्छा ऐसे ही डेल्टा L2 का फॉर्मूला क्या आएगा, लिखो F2 L2 अपॉन AY। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें डेल्टा L1 बाय L1 को डिवाइड करना है बाय डेल्टा L2 बाय L2। उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन अपर वायर टू लोअर वायर। अच्छा तो यहाँ पे डेल्टा L1 बाय L1 की वैल्यू कितनी होगी, गाइस यहाँ डेल्टा L1 बाय L1 की वैल्यू होगी F1 बाय AY। यहाँ लिख दो डेल्टा L1 बाय L1 विल बी इक्वल टू F1 बाय AY एंड स्टूडेंट्स डेल्टा L2 बाय L2 विल बी इक्वल टू F2 बाय AY। ओके एंड नाउ गाइस हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अच्छा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा डेल्टा L1 बाय L1 डिवाइडेड बाय डेल्टा L2 बाय L2 इज इक्वल टू F1 अपॉन F2। गाइस देखो, ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस दैट आर अवेलेबल ना, मैं हमेशा ट्राई ये करता हूँ कि हम वो सॉल्यूशन को या फिर वो अप्रोच को फॉलो करें जिसको समझना बहुत आसान हो और वो हर क्वेश्चन में एक्सटेंड हो जाए। जैसे अभी हम हर क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डेल्टा एल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं FL अपॉन AY। तो मैंने ऊपर वाले वायर के लिए लिखा डेल्टा L1 एज F1 L1 बाय AY एंड नीचे वाले वायर के लिए लिखा डेल्टा L2 एज F2 L2 बाय AY। फिर मैंने डेल्टा L1 बाय L1 और डेल्टा L2 बाय L2 इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो दिस इज माय रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ अपर वायर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ लोअर वायर। अच्छा गाइस प्लीज स्क्रीन पे देखना, अब यहाँ पे अमेजिंग सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, स्क्रीन पे देखना। F1 क्या है, इसके अंदर का फोर्स, F2 क्या है, इसके अंदर का फोर्स। तो F2 में कोई मिस्टेक नहीं करता। F2 में बच्चे क्या लिखते हैं कि F2 क्या है, वो इसको सपोर्ट कर रहा है, किसको, 1 kg को। तो फिर F2 का वैल्यू होगा 1g, मतलब F2 का वैल्यू होगा mg। कितना मास सपोर्ट कर रहा है, 1, तो F2 का वैल्यू होगा 1g। अब गाइस देखना ये वाला वैल्यू कितना होगा, कौन सा वैल्यू है ये, F1 का। अब F1 का वैल्यू, इतना अमेजिंग सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, F1 का वैल्यू लिख के आ जाते हैं 2g क्योंकि वो 2 kg को सपोर्ट कर रहा है।
Guys, अगर आप भी यही सोच रहे हो कि हाँ सर मेरे को भी लग रहा है आंसर 2G ही है, तो आप कभी भी कोई बिल्डिंग अगर बनाओगे प्लीज मेरे को बता देना, वो बिल्डिंग के मैं आसपास भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज आप अमेजिंग लेवल ऑफ सिली मिस्टेक कर दिए। आप प्लीज समझना, ये किसको बैलेंस कर रहा है, 1 kg को, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1G। ये 2 kg को सपोर्ट कर रहा है, पर वो इसको भी तो सपोर्ट कर रहा है, ये आसमान में थोड़ी है, ये भी तो उसको अटैच्ड है। तो बेसिकली F1 क्या होगा पता है, F1 ये पूरे को सपोर्ट कर रहा है, कितने को, 3 kg को, तो F1 का वैल्यू हो जाएगा 3G और F2 का वैल्यू हो जाएगा 1G। Guys, this is the easiest approach to solve this question. If you are finding the chapter easy and the lecture easy, it is my humble request, please do not be overconfident. वो मेरा भी स्किल लेवल में वैसे रखने का ट्राई करता हूँ कि आपको इजी बहुत करके दूं, और आप लोग का भी इंटेलिजेंस अच्छा है, पर ऐसे चैप्टर में ही सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आप केयरफुल रहना। आप कॉन्फिडेंट रहो पर ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। जैसे अभी इस क्वेश्चन में यहां तक आपने कर लिया, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ अपर वायर डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ लोअर वायर, मुझे श्योर है यहां तक सब लोग पहुंच जाएंगे। सिली मिस्टेक नहीं करना है। F2 इज सपोर्टिंग व्हाट, 1 kg, तो F2 हो जाएगा 1G, एंड F1 इज सपोर्टिंग 2 kg, but it is also supporting the 1 kg below it. तो overall F1 is supporting 3 kgs, तो F1 के जगह लिखो 3G, as GG cancel, so answer is 3/1. ओके, इसी के साथ guys आज का 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब guys थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, बिकॉज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आ जाए। आई एम गोइंग टू आस्क यू 5 क्वेश्चंस, लेट्स सी इफ यू कैन गेट ऑल 5 करेक्ट। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीवन इज, प्लीज सब लोग स्क्रीन पे देखना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जहां तक क्लियर है तो यस लिखो, एक बार बस बच्चों से इंटरेक्शन करवा लेते हैं ताकि आगे बढ़े क्वेश्चन सॉल्विंग में। ओके, एवरीवन प्लीज आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्कोरिंग मार्क्स। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एल? प्लीज गो अहेड गाइस। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, डेल्टा एल इज डायरेक्टली गिवन बाय FL upon AY. Almost all questions are solved by this formula, but I'm not worried about this formula for all of you. I'm worried about the concept. और ये कंसेप्ट में गाइस किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है, आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, बहुत लोग गलत करते हैं इंडिया में। आप मेरे को बताना, इफ यंग्स मॉड्यूलस इज मोर then deformation is more or less. If Young's modulus is more, then the deformation in the object is actually less, which means that the object is less elastic or more elastic. It is actually more elastic. Amazing. Can you tell me guys ki what is the definition of elasticity? Elasticity is the property by which the object will regain its original shape when the force is removed. So tell me guys, who is more elastic, रबर और स्टील? ये रबर का एक आप स्ट्रैंड ले लो और ये स्टील का आप एक रॉड ले लो, अगर दोनों को मैंने सेम फोर्स लगा दिया तो who will have more deformation? पहले वो बताओ किसका डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा? द करेक्ट आंसर इज रबर। बट देन हु इज मोर इलास्टिक? द करेक्ट आंसर इज स्टील। दैट इज द कंसेप्ट। ओके, और गाइस इसके अलावा गाइस एक और चीज, ये है ना, वैसे ऑल्दो इस पे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं और ना ही आने वाला एग्जाम में, पर मैं आपको बेस्ट बनाने के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस फॉर 2 atoms or 2 molecules, so at this location potential energy is minimum. So this is the location where the force between the 2 atoms will be, up sentence complete karna, this is the location where potential energy is minimum. So this is the location where the force between the 2 atoms is actually zero. And now tell me, this is the region where there is attraction or repulsion between the atoms. This is the region where there is attraction, and this is the region where there is repulsion. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? When 2 atoms come close, they attract, but if they come too close, they start repelling. और दोनों का रीजन हमने ऊपर लिख लिया था। एक और चीज guys, can you tell me the relation between force and potential energy? Last interaction, force is actually equal to minus du. Amazing. Okay, so now let's move ahead guys, एक ही फ्लो में कंटिन्यू करेंगे, another 15-20 minutes and we close. क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। रेहान प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर लेना। wires of different materials have same length L and same diameter D. The second wire is connected at the end of the first wire and forms one single wire of double the length. This wire is subjected to stretching force F to produce the elongation L. The two wires have. गाइस यहाँ पे उन्होंने बोला है दैट देयर आर 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल की डिफरेंट मटेरियल बोला है, डिफरेंट मटेरियल। ओके, तो गाइस देयर आर 2 वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पर उनका लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है,
और दोनों को एंड पे अटैच करके फोर्स लगाया है। तो गाइस यहाँ पे डायग्राम बना लेना ताकि आपको इजीली समझ में आए। सो लेट मी जस्ट मार्क द टू वायर्स विद डिफरेंट कलर्स ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सो दिस इज द फर्स्ट वायर रिप्रेजेंटेड बाय येलो कलर एंड दिस इज द सेकंड वायर रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर। अब गाइस दोनों को एंड टू एंड ऐसे अटैच कर दिया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, एक फोर्स लगा देंगे लोअर वायर पे, यानी कि गाइस यहाँ पे एक फोर्स लगा दो F। अब वो बोल रहे हैं करके दोनों वायर्स को यहाँ पे हमने अटैच किया, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं करके दोनों वायर्स में स्ट्रेस सेम होगा कि स्ट्रेन सेम होगा या दोनों सेम होगा। तो गाइस आपको अभी मस्त चीज बताता हूँ, ये मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले भी सिखाया था वापस सिखाता हूँ। तुम ऑल्दो फोर्स यहाँ लगा रहे हो तो तुम्हारे को स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होगा, पर मैंने आपको बताया था सॉलिड इतना अमेजिंग मटेरियल है कि वो स्ट्रेस को बराबर से ट्रांसफर कर लेता है बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। तो इसमें क्या होता है गाइस, यहाँ पे जो तुम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो वही स्ट्रेस तुम्हें यहाँ पे भी मिलेगा, वही स्ट्रेस तुम्हें यहाँ पे भी मिलेगा, इस जंक्शन पे भी मिलेगा, वही स्ट्रेस तुम्हें यहाँ पे भी मिलेगा। हाँ गाइस, अगर इसका मास होता, इसका, इस दोनों रोप का, तो फिर स्ट्रेस बदलता। तब स्ट्रेस क्यों बदलता पता है क्या? यहाँ पे स्ट्रेस होता फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा होता। क्यों होता पता है? यहाँ पे ये वाला भी स्ट्रेस होता और इसके ग्रेविटी का भी स्ट्रेस होता, यहाँ पे स्ट्रेस और ज्यादा होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला भी स्ट्रेस होता और इतना पूरा mg भी होता। तो बेसिकली गाइस क्या है, अगर वायर मासलेस है तो यहाँ पे स्ट्रेस बराबर ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर वायर मासलेस नहीं है तभी भी स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है, पर तब एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी आएगा। जब आप ऊपर जाते जाओगे तो क्या होगा, नीचे का वजन आपको सपोर्ट करना है ऊपर वाले को, तो इसीलिए स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। पर अगर सपोज वायर मासलेस है या रॉड मासलेस है तो आपका यहाँ का जो स्ट्रेस है वही स्ट्रेस यहाँ पे भी फील होगा, वही यहाँ पे भी फील होगा, जंक्शन पे, वही यहाँ पे भी। तो बेसिकली बोथ वायर्स विल हैव सेम स्ट्रेस but both will have different strain. Why? Because both have different Young's modulus y1 y2। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। तो दोनों का स्ट्रेस सेम है पर यंग्स मॉड्यूलस अलग है तो स्ट्रेन अलग होगा। तो यहाँ पे लिख दो बोथ, ऐसे डायग्राम बनाओ और लिखो बोथ वायर्स हैव सेम स्ट्रेस, बोथ वायर्स हैव सेम स्ट्रेस but different strain, but different strain. Guys, again, when I'm explaining these questions to you now, you will find them super easy. And I'm hoping for that as well. But I'm just worried that you should not become overconfident, क्योंकि ये दिखने में जितना easy लगता है वो एग्जाम प्रेशर में गलत होने का चांस है। अब ये बहुत बच्चों से गलत हुआ रहेगा इंडिया में कि यार क्वेश्चन देखा रहेगा और देखा रहेगा करके अरे फोर्स एक जगह यहाँ अप्लाई कर रहे हैं और पूछ क्या रहे हैं कि दोनों में स्ट्रेस सेम है कि स्ट्रेन सेम है, कि दोनों में दोनों सेम है, दोनों अलग हैं। तो उस केस में क्या होता है, फास्ट में आपको क्या समझना है कि सॉलिड इतना मस्त मटेरियल है कि वो यहाँ का स्ट्रेस परफेक्टली यहाँ ट्रांसफर करेगा, यहाँ ट्रांसफर करेगा, यहाँ ट्रांसफर करेगा बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। एंड रिस्टोरिंग फोर्स क्यों आता है? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। तो इसीलिए स्ट्रेस परफेक्टली ट्रांसफर होता है। और ये तो मैं कॉलेज में सीखा था जाके बिट्स पिलानी में, जब मैं डिजाइनिंग कर रहा था सिविल इंजीनियरिंग में, तो मेरे सर ने मेरे को बहुत अच्छे से यही चीज बताई थी। उन्होंने कहा था कि देखो स्ट्रेस यहाँ लग रहा है पर सॉलिड वो पूरा स्ट्रेस ट्रांसफर कर देगा सपोर्ट तक। ये सॉलिड का काम है। बिल्डिंग में भी जैसे देखो गाइस, अभी आप और मैं फर्स्ट फ्लोर पे हैं पर ये स्ट्रेस कहाँ ट्रांसफर हो रहा है पता है? आप और मैं बिल्डिंग के ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हैं पर ये स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है फुटिंग ऑफ द बिल्डिंग पे। फुटिंग ऑफ द बिल्डिंग कहाँ है? ग्राउंड पे। और ग्राउंड लेवल या फिर जो फुटिंग लेवल है वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, वो उसके नीचे होता है। आपने नोटिस किया होगा किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग पहले फुटिंग बनाते हैं बिल्डिंग का और उसके ऊपर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वो फुटिंग हार्ड ग्राउंड पे होता है, सॉफ्ट ग्राउंड पे नहीं। तो बेसिकली क्या है, सॉलिड क्या करता है? स्ट्रेस को ट्रांसफर करता है। तो आप और मैं अभी बिल्डिंग में है, हमारा स्ट्रेस ये बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है अर्थ को, तो यहाँ पे भी क्या होगा? स्ट्रेस ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस लग रहा है F अपॉन A, वही स्ट्रेस ऊपर ट्रांसफर हो गया। तो बोथ हैव सेम स्ट्रेस बट डिफरेंट स्ट्रेन लिखो। अच्छा, आप बोलोगे दोनों का स्ट्रेन अलग क्यों है? क्योंकि हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। दोनों का यंग्स मॉड्यूलस अलग है तो दोनों का स्ट्रेन भी अलग होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, थैंक यू गाइस, आप बहुत अच्छा डिसिप्लिन रखे हो। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा गाइस कि प्लीज कीप अप द फाइटिंग स्पिरिट। अभी और भी काफी क्वेश्चंस मुझे कराने हैं। लेट्स गो अहेड टू क्वेश्चन नंबर 11। अगले 2-3 क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे।
रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन नंबर 11. With rise in temperature, the Young modulus of elasticity. गाइस देखो, अगेन व्हेन आई एक्सप्लेन यू विल फाइंड इट टू इजी, बट सच बताऊं तो बहुत लोग इसमें भी गलत हुए रहेंगे इंडिया में. वो बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे यंग्स मॉड्यूलस को क्या होगा. इसमें आपका कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है. अगर यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है, सुनना, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है, और अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स बहुत अच्छा है, इसका मतलब अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स बहुत अच्छा है. तो वापस बोलता हूं, अगर यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है तो मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है, मतलब कि डिफॉर्मेशन कम है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स बहुत अच्छा है क्योंकि वो एटम्स रिस्टोर कर रहे हैं अपने आप को ओरिजिनल शेप में लेके आ रहे हैं. प्रॉब्लम क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम्स का आपस में वाइब्रेशन चालू होगा, और कभी भी दो एटम्स के बीच में वाइब्रेशन ज्यादा हुआ तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो रिस्टोरिंग फोर्स कम हो जाएगा, और अगर रिस्टोरिंग फोर्स कम हो गया मतलब यंग्स मॉड्यूलस कम हो जाएगा. तो सुनने में बहुत इजी लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे यंग्स मॉड्यूलस कम होता है, पर आप कंसेप्चुअली अगर सीख रहे हो देन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. गाइस चेक करें किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में आया क्या. लेट्स सी, मेरे को बताना गाइस, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, please go ahead. If I increase the temperature, the attraction between the molecules will increase or decrease. If I increase the temperature, the attraction between the atoms will actually Decrease. so restoring force will also Decrease. which means elasticity will also become less, which means what, that Young's modulus will also decrease. तो लिखो on increasing temperature Young's modulus decreases, और रीजन भी लिखते हैं, लिखो on increasing, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी लिखना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर यंग्स मॉड्यूलस डिक्रीजेस, एंड गाइस रीजन है लेस अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स. लिख दो यहाँ पे लेस अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स. इसका मतलब स्टूडेंट्स जब भी एटम्स के बीच में अट्रैक्शन अच्छा रहता है तो यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा रहता है, और वो मटेरियल बहुत इलास्टिक होता है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी, अ मटेरियल इन विच देयर इज वेरी गुड अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स. क्योंकि एटम्स का अट्रैक्शन अच्छा है तो रिस्टोरिंग फोर्स अच्छा है, तो फिर एटम ज्यादा नजदीक आ जाएंगे जब आप फोर्स निकाल दोगे, या फिर बहुत आराम से वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे जब आप फोर्स निकालोगे. दैट इज द कंसेप्ट. तो बेसिकली गाइस मैंने क्या लिखा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर यंग्स मॉड्यूलस डिक्रीजेस बिकॉज देयर इज लेस अट्रैक्शन एट हाई टेम्परेचर. लिखो गाइस लेस अट्रैक्शन एट हाई टेम्परेचर बिटवीन एटम्स. एंड गाइस इसी के साथ हमारा 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ. लेट्स डू द 12th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. और गाइस आप देखते जाना, हर क्वेश्चन आइदर जेईई मेंस का है या नीट का है या सीईटी का है, और आपको डिफरेंस भी समझ में नहीं आ रहा होगा, सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम लेवल के ही हैं. ओके रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन नंबर 12. Young's modulus of the material of a wire of length L and cross-sectional area A is Y. If the length of wire is double and cross-sectional area is half, then Young modulus will be. गाइस देखो, अगर आप वायर का लेंथ या एरिया चेंज करो उससे यंग्स मॉड्यूलस चेंज नहीं होगा. यंग्स मॉड्यूलस मटेरियल की प्रॉपर्टी है. आपको गाइस अभी बहुत अच्छे से समझाता हूं. यंग्स मॉड्यूलस जस्ट टेल्स यू अबाउट द अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स. गाइस देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ रहा है, स्क्रीन पे देखना. अगर यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है मतलब अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स भी ज्यादा है, पर ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई, इसमें फर्क ही नहीं पड़ता कि लेंथ और एरिया क्या है. ये बहुत ही ट्रिक वाला क्वेश्चन है, और ये बहुत साल पहले का नहीं है. वापस रीड कर लो. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2024. आई एम प्रीटी श्योर इंडिया में काफी लोगों ने ये क्वेश्चन भी गलत किया रहेगा, बिकॉज उन लोगों ने फॉर्मूला वगैरह यूज किया रहेगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू FL अपॉन AY, और इससे कुछ तो करने का ट्राई किया होगा. आपको लॉजिकली समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है. एक वायर है, उसका लेंथ और एरिया दिया है, अब वो बोल रहे हैं लेंथ और एरिया चेंज करेंगे पर मटेरियल सेम है. अरे अगर मटेरियल सेम है तो अट्रैक्शन बिटवीन एटम सेम रहेगा, और अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स अच्छा है कि बुरा है, यही तो यंग्स मॉड्यूलस बताता है. तो अगर मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉड्यूलस रिमेन्स सेम. यहाँ पे सब लोग लिखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यंग्स मॉड्यूलस remains same. Okay, Young's modulus remains same if length and area is changed. If length and area is changed, और guys आगे लिख दो लेंथ कि Young's modulus is only a property of the material, of the type of material. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, Young's modulus remains same if length and area is changed, और यहाँ आगे लिख दो Young's modulus is
just the property of type of material. तो it only depends on type of material. जैसे guys अगर मैं स्टील के जगह ब्रास मटेरियल यूज करूं तो हाँ उसका यंग्स मॉड्यूलस अलग होगा. अगर मैं स्टील ही यूज कर रहा हूं तो यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा भले उसका डायमेंशन कुछ भी हो. तो आप यहाँ लिखो यंग्स मॉड्यूलस इज प्रॉपर्टी ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल या फिर ऑफ टाइप ऑफ सब्सटेंस लिख दो. यंग्स मॉड्यूलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टाइप ऑफ सब्सटेंस. इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया. सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, लास्ट टू क्वेश्चंस वेर क्वेश्चंस जिसमें किसी के भी मार्क्स लूज हो सकते हैं पर आपके लूज ना हो, वही मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में कह रहा था. जो भी अपन अपने लेक्चर में कवर कर रहे हैं इसके बाहर का कुछ आ जाए तो ठीक है, वी कैन लूज मार्क्स. इसमें मार्क्स लूज नहीं करना है कि यार टेम्परेचर बढ़ाने पे अट्रैक्शन कम हो गया एटम्स का तो यंग्स मॉड्यूलस कम हो गया. लेंथ और एरिया चेंज करने पे यंग्स मॉड्यूलस को फर्क ही नहीं पड़ेगा बिकॉज यंग्स मॉड्यूलस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल या प्रॉपर्टी ऑफ द टाइप ऑफ सब्सटेंस. तो उसमें अभी तुम डायमेंशन चेंज करोगे तो यंग्स मॉड्यूलस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एटम्स का अट्रैक्शन वैसा ही रहेगा. ओके, लेट्स मूव अहेड. ये अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हुआ. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस चैप्टर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है तो यस लिख देना. अब 13 क्वेश्चन कर लेंगे. थैंक यू. ओके, ध्यान प्लीज गो अहेड. क्वेश्चन नंबर 13 रीड करना. A thick brass wire of length L and density rho is suspended from rigid support due to its own weight. L is the increase in length. Young's modulus Y of brass wire in terms of densities. कैसे उन्होंने बोला है फाइंड यंग्स मॉड्यूलस इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी. तो गैस वो जो पहले हमने क्वेश्चन किया था जेई मेंस लेवल का वैसे ही टाइप का क्वेश्चन ये सीईटी 2020 में आया हुआ है. तो आप लिख देना गैस, पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई. पर गैस यहाँ पे है ना उन्होंने हमें डेंसिटी दिया है और उन्होंने हमें यंग्स मॉड्यूलस भी दिया है वाई. यस, तो इसका मतलब गैस ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा. तो डेल्टा एल इज इक्वल टू गैस क्या होता है एफ एल अपॉन ए वाई. अच्छा, अब गैस उन्होंने ओरिजिनल लेंथ को कैपिटल एल बोला है और चेंज इन लेंथ को स्मॉल एल बोला है. तो सब लोग क्या करना, यहाँ पे इसके जगह लिखो स्मॉल एल. तो लिखो स्मॉल एल इज इक्वल टू एफ टाइम्स कैपिटल एल. अच्छा, एफ क्या होगा एम जी. एफ क्या होगा एम जी बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट. कितना फोर्स आ जाएगा वायर पे एम जी. तो आप लिख देना एफ के जगह एम जी और ओरिजिनल लेंथ कितना है वायर का कैपिटल एल अपॉन डिनोमिनेटर में गैस में क्या लिख दूंगा, डिनोमिनेटर में लिख दूंगा ए वाई. करेक्ट गैस, पहले जो हमने कंसेप्ट करा था जेई मेंस के क्वेश्चन में वही करना है. ये मास के जगह लिखना है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और वॉल्यूम के जगह लिखना है एरिया इनटू लेंथ. तो लिख देना गैस स्मॉल एल विल बिकम इक्वल टू, ये मास के जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखेंगे तो वी रो जी इनटू एल डिवाइडेड बाय ए वाई. ठीक है. एंड नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे वही वापस वॉल्यूम के जगह आप लिख दो एरिया इनटू लेंथ. तो आपका ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया. तो गाइस द क्वेश्चन विल बिकम एल इज इक्वल टू वॉल्यूम के जगह एरिया इनटू लेंथ लिख देंगे तो एरिया इनटू लेंथ इनटू रो जी एल डिवाइडेड बाय ए वाई. गाइस वापस से देखो ए कैंसिल हो जाएगा. अब उन्होंने बोला था फाइंड द डेंसिटी. एक बार क्वेश्चन रीड कर लेना रेहान. लास्ट स्टेप में क्या बोला है, फाइंड द अच्छा यंग्स मॉड्यूलस निकालना है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. तो बस गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. यंग्स मॉड्यूलस को इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये स्मॉल एल को इधर डिवाइड कर दो. तो यंग्स मॉड्यूलस का आंसर आ जाएगा रो जी एल स्क्वायर, रो जी कैपिटल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एल, दैट इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस. और गाइस आंसर आ गया. ये इस टाइप का ऑप्शन 100% रहेगा. See, once you start doing enough number of questions, now you will realize कि वो repetitive nature होता है. हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है पहले. वापस एक बार समरी देता हूँ. पहले हमने हुक्स लॉ से लिखा डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई. इसमें उन्होंने चेंज इन लेंथ क्या दिया है स्मॉल एल, तो उसका स्मॉल एल लिख दिया. और गाइस यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द वायर है वो कैपिटल एल दिया है. तो लेंथ ऑफ द वायर या रॉड दिया है कैपिटल एल, ऑफ ब्रास दिया है तो ये आपका कैपिटल एल हो गया. चेंज इन लेंथ दिया है स्मॉल एल. मैंने फोर्स के जगह लिखा एम जी, मास के जगह लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ठीक है. और फिर उसके बाद फिर गाइस यहाँ पे वॉल्यूम के जगह लिखा एरिया इनटू लेंथ. फिर एरिया एरिया कैंसिल हुआ. फिर सॉल्व करके बस आपका आंसर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके. लेट्स डू लास्ट टू क्वेश्चंस एंड देन वी कैन क्लोज. क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं. यस रेहान प्लीज गो अहेड. क्वेश्चन नंबर 14 रीड करना. Two metallic wires P and Q have same volume and are made up of same material. If their area of cross sections are in the ratio 4:1 and force F1 is applied to P, an extension of delta L is produced. The force which is required to produce same extension in Q is F2.
the value of F1 upon F2 is. गाइस देखो देयर आर टू वायर्स और एग्जाम में एकदम अच्छा अप्रोच रखना है ताकि फास्ट में भी हो जाए। उन्होंने क्या बोला है, अगर फोर्स F1 लगाओगे फर्स्ट वायर को तो एक्सटेंशन है कुछ डेल्टा एल। अब वो बोल रहे हैं दूसरे वायर में ऐसा फोर्स बताओ ताकि सेम एक्सटेंशन आ जाए। इसका मतलब गाइस क्या है क्वेश्चन, डेल्टा L1 शुड बिकम इक्वल टू डेल्टा L2। लिखते जाना मेरे साथ। अब दोनों तरफ डेल्टा एल का फॉर्मूला डाल देंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वायर के लिए डेल्टा एल का फॉर्मूला इट विल बी F1L1 बाय A1Y। ओके, तो F1L1 बाय A1Y एंड गाइस डेल्टा L2 का फॉर्मूला क्या होगा, F2L2 बाय A2Y। ओके, हर एक क्वेश्चन गाइस हम लिख के प्रॉपरली डिस्कशन करके कर रहे हैं। तो दिस इज चेंज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर एंड दिस इज चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड वायर। वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट वायर के ऊपर फोर्स F1 लगाओ, सेकंड वायर के ऊपर फोर्स F2 लगाओ, पर दोनों का जो एक्सटेंशन है वो सेम कर दो। तो हमने डेल्टा L1 के जगह क्या लिखा, F1L1 बाय A1Y और डेल्टा L2 के जगह लिखा F2L2 बाय A2Y। अब स्टूडेंट्स ये हमारे को इक्वेशन मिला है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने बोला है दोनों का यंग्स मॉड्यूलस सेम है और दोनों का वॉल्यूम सेम है, पर यहाँ पे तो मेरे को लेंथ और एरिया दिख रहा है। अब किस इसीलिए हमें बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए। अभी हमने दो क्वेश्चन देखे, इसमें हमने देखा कि वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे बाय एरिया। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे F1L1 बाय A1 है, तो यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय A1 करो और यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय A2 करो। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, लिखो F1A1L1 बाय A1 स्क्वायर इज इक्वल टू, गाइस यहाँ पे आ जाएगा F2A2L2 बाय A2 स्क्वायर। गाइस आपको बस ये वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, बोथ वायर्स हैव सेम वॉल्यूम। तो हमारा इक्वेशन क्या बना है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी देखना, F1L1 बाय A1Y इज इक्वल टू F2L2 बाय A2Y। अब आपको वॉल्यूम सेम करवाना है क्योंकि उन्होंने बोला है बोथ वायर्स हैव सेम यंग्स मॉड्यूलस एंड सेम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कैसे लेके आऊं मैं, यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय A1 कर दो, यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय A2, तो RHS में आएगा F2A2L2 बाय A2 स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे F2A2L2 बाय A2 स्क्वायर। ओके गाइस, डन। अब स्टूडेंट्स ये हमारा इक्वेशन बना। अब हमें यहाँ पे क्या समझना है कि ये होगा वॉल्यूम और ये भी होगा वॉल्यूम। गाइस यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, तो ये दोनों तरफ ऐसे कैंसिल करते हुए दिखाओ क्योंकि वॉल्यूम सेम है। तो A1L1 और A2L2 कैंसिल करते हुए दिखाओ। अब गाइस उन्होंने बोला था फाइंड F1 अपॉन F2, तो व्हाट विल बी F1 अपॉन F2, F1 अपॉन F2 विल बिकम इक्वल टू A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर। और गाइस उन्होंने शायद ये रेशियो 1:4 दिया था, शायद उन्होंने F2 अपॉन F1 निकालने के लिए बोला है। तो गाइस F2 अपॉन F1 एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोला है। रेहान रीड करना, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 अपॉन F2 और A1 अपॉन A2 4:1 दिया है। इसका तो बराबर आंसर निकाला है हमने। तो A1 अपॉन A2 है 4:1, उसका स्क्वायर, तो 4 अपॉन 1 का स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा 16 अपॉन 1। दिस इज द आंसर। गाइस बहुत इजीली हमने 14 क्वेश्चंस करे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दोबारा सीखना है तो आप चाहो तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, पर बीइंग वेरी ऑनेस्ट हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला चल रहा है। I don't think you need to watch the recording again if you are paying attention in the class. Yes, in the future, if you want to revise, you can definitely watch the recording. Question 15 and the last question of today. Rehan, please read karna 15th question. The ratio of length of two wires of same material is 1:2 and the ratio of their radii is 1:√2. If they are stretched by the same force, the ratio of increase in length is. गाइस देखो हमारे को रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ बोला, ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। मतलब इसके टाइप के इतने क्वेश्चंस मिलेंगे ना आपको, वो आपको रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस दे देंगे, या तो रेशियो ऑफ रेडियस दे देंगे, या तो रेशियो ऑफ लेंथ दे देंगे, और हमेशा बोलेंगे फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द वायर। मतलब गाइस आपको क्या निकालना है, सब लोग देखना। उन्होंने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन वायर, तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 निकालना है। तो व्हाट इज डेल्टा L1 का फॉर्मूला, सब लोग लिखो F1L1 by A1Y1 and guys what is delta L2 का फॉर्मूला F2L2 by A2Y2। एंड गाइस ये क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया, इतना ही था बस क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एक दो स्टेप के ही हैं। तो F1L1 by A1Y1 डिवाइडेड बाय F2L2 by A2Y2। और गाइस अगर आप नोटिस करोगे ना, अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन करे हैं जेईई मेंस के, सारे 2024 के हैं या 2023 मैक्स।
अब वो सीईटी में उन्होंने 5 साल में क्वेश्चन ही नहीं पूछा, इसलिए मैं 2020 का करवा रहा हूँ। नीट में भी मैंने 24, 23, 20 जो आ रहे क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस चैप्टर दैट यू कैन विन बाय जस्ट नोइंग दिस फॉर्मूला डेल्टा एल का। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला FL by AY, तो F1 L1 by A1 Y1, और ये हो जाएगा F2 L2 by A2 Y2। गैस दोनों में फोर्स सेम है ऐसा बोला है, तो ये F1 F2 कैंसिल करो, और दोनों सेम मटेरियल के हैं। गैस मटेरियल सेम रहा तो यंग्स मॉड्यूलस सेम होता है, बिकॉज यंग्स मॉड्यूलस इज ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल। तो Y1 Y2 कैंसिल करो, गैस क्वेश्चन खत्म। तो आंसर क्या बचेगा पता है, L1 अपॉन L2 इनटू, और एरिया उल्टा हो जाएगा A2 अपॉन A1। अब गैस बस ये वैल्यू डालते हैं, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ चेक कर लेते हैं। रियान फर्स्ट सेंटेंस रीड करना, उन्होंने बोला है द रेशियो ऑफ लेंथ इज 1:2 दिया है, एंड द रेशियो ऑफ रेडियस इज 1:√2। तो गैस रेडियस 1:√2 दिया है, तो यहाँ पे क्या आंसर आया हमारा, सबने लिखा L1 अपॉन L2 इंटू A2 बाई A1। तो ये रेशियो 1:2 दिया है, तो सब लोग लिखना 1/2 इंटू A2 बाई A1 में गैस आप लिख देना पाई R2 स्क्वायर बाय पाई R1 स्क्वायर। गैस एरिया क्या होता है क्रॉस सेक्शन का, पाई R स्क्वायर। अब उन्होंने R2 बाय R1 कितना दिया है, R2 बाय R1 गैस √2:1 हो जाएगा। वो उन्होंने 1:√2 दिया है, R1:R2। पर यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, R2 बाय R1 का स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, तो ये पाई पाई कैंसिल करेंगे, ये कितना आएगा √2:1। तो मेरा आंसर आ जाएगा, लिखो हाफ इंटू, फाइनल आंसर इज हाफ इंटू √2/1 का होल स्क्वायर। एंड गाइस फिर यहाँ पे √2/1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर हाफ इंटू 2 कैंसिल, आंसर इज 1:1। तो आंसर इज 1/1। दिस इज द फाइनल आंसर। गाइस अगर आपको पूरा लेक्चर क्लियर है तो चैट बॉक्स पे यस लिख देना। ऑफलाइन स्टूडेंट्स आपसे इंटरेक्शन कराता हूँ और आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। थैंक यू।